हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एस्पिरेंट्स एजुकेशन सेंटर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी कि सिविक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, उस चैप्टर को हम कवर करने के लिए आज हम आपके साथ यहाँ अवेलेबल हैं। सो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा इस चैप्टर को और समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में इंस्टीट्यूशंस फॉर्म होते हैं और फिर उस इंस्टीट्यूशन के हेल्प से कोई भी कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर है या रूलर है उसको अपनी पूरी कंट्री को गवर्न करता है। तो जनरली क्या होता है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो रूलर्स होते हैं उनके कई सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं जो हर तरीके से हर तरफ से गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं और गवर्नमेंट अपना काम बड़ी आसानी से स्मूथली फंक्शन करती है। तो गवर्नमेंट के इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम पढ़ने के लिए चैप्टर नंबर 4 को कवर करेंगे, जिसका नाम ही है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं कि किसी भी कंट्री में इंस्टीट्यूशन होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर बात करें तो जो रूलर्स होते हैं उनको एक सर्टेन जो रूल्स होता है और प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। और उसी तरीके से ये भी हम बोलते हैं कि दे हैव टू वर्क विद और विद इन इंस्टीट्यूशन, मतलब उनको सरकार के साथ सरकार उस इंस्टीट्यूशन के साथ या उस इंस्टीट्यूशन के दायरे में रहकर उनको अपना काम करना पड़ता है। मतलब हर इंस्टीट्यूशन के साथ सरकार काम करती है कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर के साथ, ठीक है। इस चैप्टर के बारे में, ये चैप्टर किसके बारे में है? सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट सच इंस्टीट्यूशन एंड इट्स वर्क इन अ डेमोक्रेसी। यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं और फिर उसके बाद से उनके कार्य क्या हैं किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, ठीक है ना। इसी चैप्टर को हम कवर करने के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं इस चैप्टर को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन कि कैसे हम इस चैप्टर को अप्रोच करेंगे समझने के लिए, ताकि हमें इंस्टीट्यूशन के बारे में सब आइडिया लग सके। तो सबसे पहले देखते हैं एक क्वेश्चन पूछ के कि व्हाट डज, ध्यान से देखिएगा, व्हाट डज दिस इंस्टीट्यूशन डू। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये इंस्टीट्यूशन करता क्या है, ठीक है। दूसरी चीज, हाउ इज दिस इंस्टीट्यूशन कनेक्टेड टू अदर इंस्टीट्यूशंस, और कैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट रहता है या किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर काम करता है। फिर उसी तरीके से देखेंगे व्हाट मेक्स इट्स फंक्शनिंग मोर और लेस डेमोक्रेटिक, और क्या ऐसी चीजें हैं जो किसी भी इंस्टीट्यूशंस को डेमोक्रेटिक बनाती है। यानी कौन सा ऐसा इसका फंक्शन है, यानी कि कोई भी इंस्टीट्यूशन उसके अपने अपने अलग अलग फंक्शन होंगे, तो वो ऐसे कौन से फंक्शन है जिसको देख के लोग कह सके कि ये इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिकली फंक्शन कर रहा है, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए ध्यान से स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान आप जरूर रखिएगा कि ये हमने पूरे चैप्टर को, चैप्टर नंबर 4 का PDF मैंने बनाया है ताकि आपके रिवीजन को आसानी से, मतलब रिवीजन को आसान बनाया जा सके। तो इसमें हमने वन बाय वन सभी हेडिंग्स को कवर किया है, और जैसा कि आपको पता है कि हमारे NCERT की बुक में जो पहला हेडिंग आता है वो होता है हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। यानी कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, मैं बार बार डेमोक्रेटिक कंट्री की बात कर रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट डेमोक्रेसी, राइट, एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो ये कहने का मतलब है, इसीलिए मैं बार बार डेमोक्रेटिक टर्म यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सो कह रहा है कि किसी भी कंट्री में, यानी डेमोक्रेटिक कंट्री में कैसे बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब 2016 में कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं और हमें ये कहते हैं रात को 8 बजे कि आज के बाद से जो 500 के नोट हैं और जो 1000 के नोट हैं, आज के बाद से ये लीगल नहीं रहेंगे। लीगल नहीं रहने का मतलब हो गया कि आज के बाद से इसको वैलिडिटी नहीं मिलेगी, यानी ये नकली नोट साबित कर दिए जाएंगे आने वाले टाइम में, यानी उसका टेंडर खत्म हो जाता है। टेंडर खत्म होने का मतलब हो गया कि नकली नोट बहुत सारे
उस मतलब ब्लैक मनी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि ब्लैक मनी कैसे रोकी जाएगी, तो 500 और 1000 के नोट को बंद करने का काम किया, जो कि बहुत मतलब फर्दर इसमें हम बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसमें हम घुसे। बस ये समझ लीजिए वो हमारे लिए शॉकिंग न्यूज़ था। मतलब शॉकिंग न्यूज़ का मतलब ये हुआ कि ये बहुत बड़े डिसीजन लिए गए थे। हमें ये भी पता है कि आर्टिकल 370 को कैसे हटा दिया गया, एब्रोगेट कर दिया गया था। आप सबको पता है कि जो जम्मू और कश्मीर में जो 370 धारा है उसको खत्म कर दिया गया। ये भी तो बहुत बड़ा डिसीजन था। तो ऐसे बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं, लेकिन अनाउंस करने के लिए प्रधानमंत्री जी आते हैं। तो प्रधानमंत्री जी क्या अकेले डिसीजन ले लेते हैं क्या? नहीं। किसी भी देश के जो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो अनाउंस करते हैं किसी भी पॉलिसी को, वो अकेले डिसीजन लिया हुआ नहीं होता है, अकेले डिसाइड नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं उनको उस पॉलिसी को बनाने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशन का हेल्प लेना पड़ता है, और तब जाकर वो एक प्रॉपर ऑर्डर बनता है और उस ऑर्डर को पास किया जाता है, देन पॉलिसी बनती है। ठीक है, तो इसी तरीके से बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं। वही चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ऑन द डे मतलब हम पढ़ने वाले हैं एक इवेंट के बारे में। ये इवेंट आपको क्लियर कर देगा कि कैसे बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, राइट। सो ध्यान से देखिए, ऑन द डे ऑफ August 13, 1990 देयर वॉज एन ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट। एक ऑर्डर पास किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से 13 अगस्त 1990 को, 1990 में। ठीक है, दिस ऑर्डर announced a major policy decisions and it is said that 27% of the vacancies in civil post and services under the government of India are reserved for the socially educationally backward classes, that is SEBC। SEBC का मतलब मैंने अभी जस्ट यहां लिखा हुआ है, SEBC मतलब सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। क्या ऑर्डर आता है? ऑर्डर ये आता है कि 27% जो सीट्स होंगे खासतौर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ सिविल पोस्ट या सर्विसेज में जो वैकेंसीज होंगी वो किसके लिए होंगी? तो जो भारत देश के ऐसे बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, उनके लिए रिजर्व कर दी जाएगी सीट्स। मतलब अगर टोटल गवर्नमेंट के, ऐसे समझ लीजिए आप सिंपल लैंग्वेज में, तो गवर्नमेंट के पास मान लीजिए किसी फर्म में या किसी भी उनके ऑर्गेनाइजेशन में 100 सीट्स हैं नौकरियों के, उसमें क्या होगा? उसमें 27 सीट्स को ना जो SEBC जो कैटेगरी के लोग हैं, यानी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, उनके लिए रिजर्व कर दी गई हैं। यानी कि उस 27 पे सिर्फ समाज के उन तबके के लोग आएंगे जो ऑलरेडी बैकवर्ड हैं। बाकी के जो रिमेनिंग सीट्स हैं, जो कि 73% जो सीट्स हैं, उस पे अदर जो जनरल और अदर लोग होंगे उनके लिए ये होगा। ठीक है, तो 27% जो सीट रिजर्व की गई हैं वो किसके लिए की गई हैं? सो SEBC के लिए की गई हैं, राइट। एंड फिर उसके बाद से बीइंग द थर्ड कैटेगरी अदर देन SC एंड ST कम्युनिटी, मतलब जो SEBC जो हैं कैटेगरी वो ST और SC से अलग हैं। मतलब समाज में, खासतौर से भारत के समाज में कई तरह के लोग हैं। कई तरह के लोग का मतलब हो गया, कुछ शेड्यूल कास्ट हैं, कुछ शेड्यूल ट्राइब हैं और कुछ बैकवर्ड क्लासेस हैं। तो बैकवर्ड क्लासेस में ही हम बात कर रहे हैं जो SEBC हैं, जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं। ठीक है, उनको ये कह रहा है कि मतलब SC और ST से हटके, इस कम्युनिटी से हटके हम बात कर रहे हैं जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको 27% का रिजर्वेशन दिया जा रहा है। फिर हम बात करेंगे एंड ओनली द पर्सन्स बिलोंग्स टू बैकवर्ड क्लासेस वर एलिजिबल फॉर दिस कोटा एंड अदर्स कुड नॉट compete फॉर दीज जॉब्स। यानी कि जो 27% जो वैकेंसीज हैं उसके लिए दूसरे लोग
एलिजिबल नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ SC BC के लोग ही होंगे। अगर दूसरे भी आना चाहते हैं तो वो क्या नहीं कर सकते, वो compete नहीं कर सकते इन जॉब्स के लिए, यानी कि दूसरे कोई इस रेस में ना पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये 27% जो सीट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड क्लासेस के लिए फिक्स कर दी गई हैं। अब बताइए, अब ये जब डिसीजन आता है तो क्या बहुत लोगों के लिए खुशियां लेके नहीं आएगी? लाएगी। ऐसे समाज के बहुत सारे, यानी कि ऐसे समझ लीजिए 27% लोग पूरे इस समाज में बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे जिनको ये जॉब्स मिलने वाली हैं। और लेकिन जो और रिमेनिंग पीपल हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी कि क्यों 27% रिजर्व कर दी जा रही हैं किसी प्रमुख तबके के लोगों के लिए, किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को क्यों ये 27% ये रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो अब इसको समझने के लिए, यानी कि जब जैसे ये डिसीजन आता है, बड़ा डिसीजन लिया जाता है, वैसे डिफरेंट एरियाज में ढेर सारे एजिटेशंस होने लगते हैं, आंदोलन होने लगते हैं। खैर उसको हम आगे पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं क्या होता है। सॉरी, देखिए, तो जो अभी डिसाइड किया गया है, जो अभी डिसीजन लिया गया है, पॉलिसी को अभी फ्रेम करने का काम किया गया है, ऑर्डर को जो इश्यू करने का काम किया गया है, वो उसे लेने वाला कौन है? कौन है आखिर में ये डिसीजन मेकर? हु इज द डिसीजन मेकर? कौन डिसाइड करता है? तो इसको समझते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, द मेजर फंक्शनरीज इन इंडिया दैट डिसाइड द एबव मेमोरेंडम इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग पॉइंट्स। ध्यान से देखने वाली बात है, यानी कि जो बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं उनमें कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आते हैं द प्रेसिडेंट। सबसे पहले क्या आते हैं? द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये किसी भी पॉलिसी मेकिंग में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो देखिए, सो द प्रेसिडेंट इज द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि ये अथॉरिटी में सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। हु इज द हेड ऑफ द स्टेट, और इनको क्या बोला जाता है कि अपने प्रेसिडेंट को क्या बोला जाता है? हेड ऑफ द स्टेट। यानी किसी खास तौर से इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है। क्या होता है, जैसे हमारे घरों में दादाजी होते हैं लोग, दादाजी क्या करते हैं? दादाजी को बोला जाता है ना कि हमारे घर के ये हेड हैं, यानी हमारे इस घर के फैमिली के जो हेड हैं, यानी कि जो स्टेट है हमारा घर, उसके हेड कौन है? दादाजी। तो उसी तरीके से हमारी कंट्री का जो हेड होता है वो कहते हैं हेड ऑफ स्टेट, और वो होते हैं प्रेसिडेंट। अब आगे देखते हैं द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर के नाम से इतने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर इतने बड़े बड़े फैसले लेते हैं, हर बात में हम उनको ब्लेम करते हैं या उनको क्रेडिट देते हैं। तो ये काम करते हैं कि नहीं करते? हम करते हैं। तो मतलब ये है, तो कौन होता है प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर को क्या कहते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर जनरली क्या होता है? ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो गवर्नमेंट के हेड होते हैं, और पूरे स्टेट का हेड होता है प्रेसिडेंट। सब कुछ वन बाय वन समझते चलिए, और बाद में जाके सब एक जगह समअप होगा और सब क्लियर हो जाएगा। सो द प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर को हम हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं, हु टेक्स मोस्ट डिसीजंस इन द कैबिनेट मीटिंग्स। अब आपके सामने आ गया होगा कैबिनेट मीटिंग। व्हाट इज कैबिनेट? कैबिनेट के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए आगे समझते हैं। द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या होता है इसको समझने की कोशिश कीजिए। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। हर देश का अपना एक पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट का नाम डिफरेंट भले ही हो सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट ऐसा बॉडी को बोलते हैं जहां पे सभी पॉलिसी मेकर्स इकट्ठा होते हैं और डिसाइड करते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे कि उसके ऊपर क्या और कौन सा रूल लेकर आया जाए, ताकि हमारी सोसाइटी के लिए और हमारे लोगों के लिए बेहतरी के लिए काम किया जा सके। तो वहाँ पे बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स इकट्ठा होते हैं और डिस्कस करते हैं। चलिए, सो प्रेसिडेंट होते हैं और 2 अदर हाउसेस होते हैं। दोनों हाउसेस कौन से होते हैं? तो एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। टू पास अ मेमोरेंडम द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव सपोर्ट
ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे समझने की कोशिश ये करते हैं कि कोई भी जो पार्लियामेंट होता है उस पार्लियामेंट के 3 हिस्से होते हैं। 3 हिस्सा होने का मतलब हुआ कि उसमें एक प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट होता है, यानी कि उस पार्लियामेंट में 3 चीज़ों को मिला के हम पार्लियामेंट बोलेंगे। प्रेसिडेंट होगा, लोकसभा होगा और राज्यसभा होगा, ठीक है। यानी कि पार्लियामेंट में 3 लोगों को मिलाकर एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट होता है, राइट, यानी कि पार्लियामेंट बनता है। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का क्या काम होता है? तो प्राइम मिनिस्टर, तो ये जनरली समझने की कोशिश करना है कि जो प्राइम मिनिस्टर वही होगा जिनको मेजर सपोर्ट मिलेगा लोकसभा में, ठीक है। आगे देखिए, सो इन इंडिया पासिंग ऑफ ऑफिस, मतलब ऑफिस मेमोरेंडम बिकेम एन इश्यू ऑफ हॉट डिबेट। यानी कि जो अभी हमने इसके पहले डिस्कस किया था कि किस प्रकार से 27% रिजर्वेशन दिया जाता है, उसी ऑर्डर को हम जनरली नाम दिया गया था ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है। तो ये जब ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम जब आता है, ऑफिस मेमोरेंडम जब आता है तो होता क्या है, बहुत बड़ा डिबेट का पॉइंट बन जाता है। लोग इसको हॉट डिबेट बोलते हैं। हॉट डिबेट इसलिए क्योंकि हर तरफ लोगों के मुंह से यही सुना जाता है कि यार 27% रिजर्वेशन उनको दे दिया गया। कुछ तो बहुत खुश थे, कुछ बहुत खुश थे, बट बहुत लोग उससे डिसअपॉइंटेड भी थे। सो ध्यान से देखिएगा, मोस्ट ऑफ द पीपल फेल्ट दैट इट वुड डिनाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू दोज पीपल हु डिड नॉट बिलोंग्स टू बैकवर्ड कम्युनिटीज। कुछ ये मानने लगते हैं कि ये तो बहुत गलत बात हो गया ना। हो क्या रहा है कि यहाँ पे अब जनरली आप ये बताइए, आप अपने घर में मतलब आप अपने 2 भाई बहन हैं, ठीक है, या भाई भाई हैं 2 लोग, उनमें से एक को ये बोल दिया जाए कि तुम्हें बेटा, तुम्हें हर बार 27 एक्स्ट्रा मिलेगा कोई चीज़। मान लो अगर 100 चीज़ें आ रही हैं तो 27% तो एक को रिजर्व कर दिया जाएगा, बाकी जो बचे हुए चीज़ें हैं उसको डिवाइड कर दिया जाए। तो कहने का मतलब किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को ढेर सारा फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसके लॉजिक को समझेंगे बाद में, लेकिन ये होगा ना कि आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये इक्वालिटी को तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। यहाँ पे इक्वालिटी कहाँ गई? अपॉर्चुनिटी जो इक्वालिटी की बात करता है, जो इक्वालिटी यानी कि यहाँ पे बात कर रहा है साफ साफ कि कुछ ये मानते हैं कि ये डिनाई करता है इक्वालिटी को। जाहिर सी बात है, इक्वालिटी को ये बिल्कुल सारे सरे से इनकार कर रहा है कि नहीं, यहाँ इक्वालिटी तो हो ही नहीं रहा है। इक्वालिटी का क्या मतलब है? इक्वालिटी का मतलब यही हुआ ना कि सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, जॉब्स हो या कोई भी स्पेशल प्रिविलेज हो, प्रिविलेज, यानी कि कहने का मतलब इक्वालिटी खत्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, उसको डिनाई किया जा रहा है। वेयर एज सम रूटेड दैट इट विल गिव फेयर अपॉर्चुनिटी टू द दोज कम्युनिटीज इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और ये कह रहा है कि कुछ ऐसे जो थे वो कह रहे हैं कि इट विल गिव अ फेयर अपॉर्चुनिटी, कुछ तो ये कहते हैं कि नहीं ये तो फेयर अपॉर्चुनिटी है। ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि कुछ जो बहुत पिछड़े तबके के लोग थे उनको अवसर मिल गया कि वो भी अब गवर्नमेंट की जॉब ले सकें, ठीक है। ये चीजें यानी मिला जुला के ये समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। कुछ लोग तो खुश हो गए, लेकिन कुछ लोगों के अंदर बहुत सारी निगेटिविटी फैल गई कि ये तो गलत हो रहा है, इक्वलिटी तो यहाँ पे ख़त्म कर दिया जा रहा है। तो इस चीज़ को लेके जो लोग अगेंस्ट में थे इस फैसले के, वो लोग चले जाते हैं लोग कोर्ट में और ढेर सारे केस अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने कि सर यहाँ तो राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन हो रहा है। यानी कि राइट टू इक्वलिटी का मतलब जो हमारे पास इक्वलिटी का, समानता का जो अधिकार है, उसको क्या किया जा रहा है? वायलेट किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। हमें नौकरी नहीं दिया जा रहा है। क्यों? ये 27% लोगों को ही, खास तौर से जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको ये जॉब्स मिल रही हैं। ये चला जाता है केस कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट देन डिसाइड करती है। तो यही यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं, हम लोग बात करेंगे कि होता क्या है यहाँ पे। इन 1992 में सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व दिस केस बाय हियरिंग इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। यानी कि इस केस का नाम दे दिया गया, जनरली इसी केस में डिसाइड करती है सुप्रीम कोर्ट कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है ना वो फेयर है। यानी कि गवर्नमेंट को ऐसे फैसले लेने चाहिए जबकि, ताकि समाज का उत्थान हो सके। जो समाज में गरीबी है, जो समाज में सोशली बैकवर्ड लोग हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं, वो लोग सामने आए और समाज के देश के अपलिफ्टमेंट में अपना भागीदारी दे सकें।
तो ऐसे समझने की कोशिश करेंगे इस केस के माध्यम से। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया 1992 में कि ये सरकार ने जो फैसला लिया है वो सही है। सो दिस ऑर्डर वॉज देन डिक्लेयर्ड वैलिड बाय द कोर्ट एंड दस द पॉलिसी वॉज एडॉप्टेड। और फिर उसके बाद से क्या होता है, इस पॉलिसी को एडॉप्ट कर लिया जाता है और 27% रिजर्वेशन दे दिया जाता है, और तब से लेकर आज तक चल रहा है। इसमें भी क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, मैं बताता हूं। ये जो दंगा हुआ, ये जो एजिटेशन हुआ, आंदोलन हुआ, क्योंकि हुआ क्या था, जैसे ये फैसला आया था ना, उस टाइम पे हुआ ये कि बहुत सारा लोगों ने ना, मतलब गुस्से में बहुत सारी पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया, जगह जगह दंगे होने लगे थे, है ना। तो हुआ ये कि वो सरकार के विरोध में खड़े थे, ठीक है ना। वो कोर्ट में जाके ये सारी बातें बताते हैं, लेकिन सरकार ये कहती है, सरकार नहीं, कोर्ट ये कहती है, सुप्रीम कोर्ट ये कहती है इस केस में, इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस में, ये कहती है कि देखिए ये सारे क्लॉज मैं मानने को तैयार हूं, कुछ इसमें मॉडिफाई कर दीजिए, कुछ चेंजेस ला दीजिए इसमें, और वो चेंजेस लाने के बाद आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो होता ये है ना कि जो बैकवर्ड क्लासेस में जो ऑलरेडी जो रिच हैं, ऑलरेडी जो डेवलप कर चुके हैं, उनकी फैमिली डेवलप कर चुकी है, उनको एक्सक्लूड करके इस पॉलिसी को अगर देना चाहते हैं तो आप दीजिए, तब कोर्ट को भी कोई ऐतराज नहीं होगा। तो यही होता है अल्टीमेटली। और फिर उसके बाद से क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो आज आप जानते हैं, वो आता है मतलब हकीकत में, मतलब आज के दिनों में चल रहा है वो, ठीक है। तो ये चीजें हमको समझना था। अब देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है, किसी भी देश में, कोई देश को अगर रन करना है तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जरूरत क्यों होती है, क्यों पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, देयर इज एन अरेंजमेंट नेम्ड इंस्टीट्यूशन, जैसा कि हमने अभी बताया कि एक अरेंजमेंट है जिसे हम इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, विच इज मेड इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज and these institutions performed functioning assigned to them to make the democracy work fairly। यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेसी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, कि किसी भी देश में वो डेमोक्रेसी मेंटेन रहे, उसके लिए इंस्टीट्यूशंस का अरेंजमेंट्स किया जाता है, सो दैट ये क्या कर सकें, इस इंस्टीट्यूशंस को जो काम दिया जाए प्रॉपरली डेमोक्रेटिकली वो फंक्शन करें, ठीक है। सो प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, ध्यान से देखिएगा, प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशंस दैट टेक ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस। यानी कि अभी हमने क्वेश्चन किया था कि जो डिसीजन लेने का काम कौन करता है, तो वो काम करता है, हमने बताया भी था, एक बार आया था टर्म कैबिनेट, मैंने बताया था कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उनके साथ जो कैबिनेट होती है, यही बॉडी होती है, यही इंस्टीट्यूशन होता है जो क्या करता है, सारे मेजर पॉलिसी डिसीजंस को लेती है, ठीक है। और द सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वर्क विद द मिनिस्टर्स। जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जब आप भी बड़े होगे, पढ़ाई करोगे, आप भी जब सिविल सर्वेंट बनोगे तो आप भी किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट को सपोर्ट करोगे, प्राइम मिनिस्टर और उनके पॉलिसीज को आप सपोर्ट करोगे। तो अगर कहीं आपने प्रमोट होके आप सेक्रेटरी बन गए, यानी कि बहुत जो सीनियर्स होते हैं ना सिविल सर्वेंट्स में, जो सीनियर होते हैं वो सीधे प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ काम करते हैं। तो जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो वर्क करते हैं मिनिस्टर्स के साथ एंड द कैबिनेट के साथ, मतलब मिनिस्टर और एंड कैबिनेट के साथ। एंड इन ऑर्डर टू टेक स्टेप्स इंप्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजंस। यानी जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो मतलब मिनिस्टर्स की हेल्प के लिए वो हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनके डिसीजंस में उनको गाइड करते हैं, उनके पॉलिसी मेकिंग में उनको समय समय पे गाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सिविल सर्वेंट्स होते हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट्स आर फाइनली सेटल्ड। और ध्यान से देखने की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट का काम ये है, चाहे दो बंदे आपस में लड़ लें, दो लोगों के बीच की लड़ाई हो यानी डिस्प्यूट हो, या फिर गवर्नमेंट के बीच के डिस्प्यूट्स हो, स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स हो, तो इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का काम कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट।
Institutions involve rules and regulations, and this can bind the hands of the leaders. Institutions involve meetings, and the committees associated with it often leads to delays and complications. But these delays are also very useful as they provide an opportunity for a wider set of people to be consulted in any decisions. Just like good decisions cannot be taken quickly, bad decisions are also not rushed into. ये ध्यान से देखिए, ये मैक्सिमम सारी चीजें मैंने आपके एनसीईआरटी बुक से ही उठाई है। यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो रूल्स एंड रेगुलेशन को इन्वॉल्व करते हैं, यानी कि सभी इंस्टीट्यूशंस जो काम करते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ काम करते हैं। एंड दिस कैन बी बाइंड टू हैंड्स ऑफ द लीडर्स। ये क्या करता है, ये खास तौर से दिस कैन बाइंड हैंड का मतलब क्या हुआ, बाइंड हैंड ऑफ द लीडर का मतलब ये जो इंस्टीट्यूशन होता है ना, वो जो लीडर्स होते हैं जो डिसीजंस लेते हैं ना, उनके हाथों को बाइंड करके रखता है। बाइंड का मतलब उनको एक लिमिट सेट करके रखता है कि आपको इसी दायरे के अंदर काम करना है, ठीक है, ये चीजें हैं। और फिर उसके बाद से इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो ये इन्वॉल्व होती है, यानी कि कोई भी इंस्टीट्यूशन कैसे डिसीजन लेती है तो वो बहुत सारी मीटिंग्स करती हैं। जब मीटिंग्स करेंगी तो किसी फैसले पे आती हैं, फिर उसके बाद से कमिटीज बनाई जाती हैं, एंड विथ ऑफन लीड्स टू डिलेज। जब आप खुद सोचो, जब आप कोई प्लान करना चाहते हो, कुछ डिसाइड करना चाहते हो, और अगर आप बार बार मीटिंग करो, बार बार आप कुछ लोग को बुला के इकट्ठे समझने की कोशिश करो, उनसे राय लेने की कोशिश करो, जाहिर सी बात है कि आपके इस डिसीजन में डिले तो होगा, लेकिन जाहिर सी बात है वो जब डिले होगा लेकिन बेटर रिजल्ट भी बन के आएगा। जब कई लोग अपना वैल्यूएबल सजेशन देते हैं तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मतलब उस रिजल्ट में सामने आती हैं, उनके बातों से, उनके डिसीजन से ये पता चलता है कि हाँ ये डिसीजन हम ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि डिले हो जाए चलेगा, किसी भी डिसीजन में डिले चलेगा, लेकिन बैड डिसीजन नहीं लेना चाहिए भले ही डिले हो जाए, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, जनरली किसी भी फैसले को थोड़ा सा देरी से लिया जाता है, लेकिन विश्वास मानिए ये देरी सही होती है हम लोगों के लिए, यही इसमें बता रहा है। तो इससे हमको क्या पता चला कि जो इंस्टीट्यूशन है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, उसमें कौन कौन से आते हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर आते हैं, उनमें कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, उसमें सिविल सर्वेंट्स आते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट्स आती हैं, मतलब कोर्ट्स आती हैं, राइट। अब प्राइम मिनिस्टर का काम क्या होता है, कैबिनेट का काम क्या होता है, ये बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। जो कैबिनेट में मिनिस्टर्स होते हैं, क्लियर। तो मिनिस्टर्स को सपोर्ट करने का काम कौन करता है, सिविल सर्वेंट्स करते हैं, ठीक है, ताकि वो उनको पूरे पॉलिसी मेकिंग में हेल्प कर सकें और बड़े बड़े डिसीजन सामने आ सकें। और फिर कहीं गलती से किसी दो लीडर्स के बीच में, किसी दो स्टेट्स के बीच में, किसी दो पब्लिक के बीच में, इंडिविजुअल्स के बीच में अगर कोई बड़ा कन्फ्लिक्ट आ जाता है, या दो ग्रुप्स के बीच में, दो कम्युनिटीज के बीच में अगर कोई बड़ा डिस्प्यूट्स आता है, उसको रिजॉल्व करने का काम कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट और अदर कोर्ट्स करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमको ये इतने इंपॉर्टेंट फंक्शंस को करने के लिए हमको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत पड़ती है। डन। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा, अब वन बाय वन जो अभी हमने पढ़ा था पार्लियामेंट में जिसमें कौन कौन कंसिस्ट करता है। पार्लियामेंट में हमने अभी बताया, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होते हैं एंड दो हाउसेस होते हैं, एक अपर हाउसेस एक लोअर हाउसेस, यानी दैट इज अपर हाउसेस मीन्स राज्यसभा, लोअर हाउसेस मीन्स लोकसभा, ठीक है। तो यही पार्लियामेंट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पार्लियामेंट क्या होता है। सो ध्यान से देखिए, पार्लियामेंट इज एन असेंबली of elected representative which is the supreme political authority representing the people। पार्लियामेंट एक ऐसी बिल्डिंग होती है, ऐसे समझ लीजिए सिंपल भाषा में, पार्लियामेंट एक ऐसी बिल्डिंग होती है जहां पर पूरे देश से जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जब हम इलेक्शन में वोट करते हैं और हमारे जो आसपास के हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो एमपीज जो चुन के जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुन के जाते हैं, वो जाके उस बिल्डिंग में बैठते हैं और वहां पे क्या करते हैं, वो बड़े बड़े डिसीजंस लेने का काम करते हैं, बड़े बड़े रूल एंड रेगुलेशन फॉर्म करने का काम करते हैं। उनका काम ही होता है पॉलिसी डिसीजन, पॉलिसी मेकिंग करने का काम, ठीक है। तो यही कह रहा है कि ये जनरली क्या कहते हैं, इनको हम बोलते हैं ये सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी होते हैं, खास तौर से रिप्रेजेंटिंग टू द पीपल। यानी कि हमारा जो सुप्रीम रिप्रेजेंटेटिव होता है
एमपीज जो होते हैं वो जाते हैं पार्लियामेंट में रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाने के लिए। पार्लियामेंट्री डिस्कशन, सॉरी, लेट मी क्लियर ऑल, यस, सी, पार्लियामेंट्री discussions also influence the decision of the government and bring pressure to act। पार्लियामेंट्री क्या होता है, यानी कि कहने का मतलब पार्लियामेंट्री जो डिस्कशंस होते हैं, ध्यान से देखिएगा, पार्लियामेंट्री डिस्कशंस का मतलब ये हुआ कि जब पार्लियामेंट में अलग अलग दल के लोग बैठते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठते हैं, तो जो गवर्नमेंट जो रूल कर रहा होता है देश को, जब वो कोई डिसीजन लेता है तो उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड करने का भी काम करते हैं। प्रेशर बिल्ड करने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम चाहते हैं कि हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं या हमारे जिन्होंने हमें वोट करके भेजा है, ऐसे लोगों को अगर हम फायदा पहुंचाएं, जबकि वो जनरली एथिकली वो रॉन्ग होता है, तो अगर दूसरे मेंबर्स को, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को अगर ये चीज़ें पसंद ना आए या उन्हीं के मेंबर्स को ये बातें पसंद ना आए, तो वो वहाँ पे जो पार्लियामेंट्री डिस्कशंस होते हैं वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि देखिए आप कोई ऐसे बड़े डिसीजंस नहीं लेने चाहिए जो मिला जुला के पब्लिक हार्मनी को, यानी कि जो हमारे आपसी भाईचारा है, तालमेल है, उसको नुकसान पहुँचे। आपको ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए जो पब्लिकली, खास तौर से सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी पब्लिक हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबके हेल्प करे। ऐसे डिसीजन लेना चाहिए कि जो इक्वालिटी को प्रमोट करे। ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए जो ओवरऑल देश को तरक्की के रास्ते पे लेकर जाए। ऐसा नहीं कि ऐसा डिसीजन लीजिए कि आपस में लोग लड़ जाएं। तो यही कह रहा है कि पार्लियामेंट्री डिस्कशंस ऐसा करता है ना कि ये गवर्नमेंट की जो डिसीजंस होती हैं उनके ऊपर प्रेशर बनाने का भी काम करता है। नो डिसीजंस कैन देन बी इम्प्लीमेंटेड विदाउट द फेवर ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि कोई भी बड़े बड़े डिसीजंस तब तक नहीं लिए जा सकते जब तक कि पार्लियामेंट का पूरा सपोर्ट ना हो। ठीक है, ऑल राइट। पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इट मेनी वेज। ये कह रहा है कि पार्लियामेंट बहुत तरीके से एक्सरसाइज करती है पॉलिटिकल अथॉरिटी, यानी कि जो उसके पास अथॉरिटी है वो बहुत तरीके से पार्लियामेंट फंक्शन करती है। चलिए वन बाय वन हम देखते हैं कि कोशिश करते हैं। वाई डू वी नीड पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की जरूरत हमें क्यों है? पार्लियामेंट ऐसा कौन सा बड़ा काम कर देता है कि हम उसको रखते हैं, मतलब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं? तो चलिए देखते हैं पार्लियामेंट का काम क्या क्या होता है। ठीक है, देखिए, वाई डू वी नीड पार्लियामेंट, इस पे हम डिस्कस करेंगे। सो देखिए, पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि पहले जो सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है कानून, लॉज बनाने का, वो पार्लियामेंट ही होती है, पार्लियामेंट में ही होती है। एंड देन पार्लियामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग न्यू लॉज, चेंज एग्जिस्टिंग लॉज और एबोलिश एग्जिस्टिंग लॉज और मेक न्यू वंस इन देयर प्लेस। मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट ही ऐसा जगह है जहां या तो नए कानून बनाए जाएंगे या फिर जो नए पुराने कानून हैं अगर वो कानून अभी काम लायक नहीं है उसे खत्म किए जाएंगे, या तीसरा खत्म कर रहे हो अगर, ठीक है, या कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन या लॉज हैं जिनके जगह पे दूसरे लॉज आना चाहिए, उसको रिप्लेस करने का भी काम पार्लियामेंट ही करती है। क्लियर इतना? ठीक है, फिर देखिए, पार्लियामेंट से एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर दोज हु रन गवर्नमेंट। जनरली क्या करती है जो पार्लियामेंट होती है, वो कंट्रोल करती है मतलब जो भी गवर्नमेंट उस देश में रूल करता है। यानी कि ऑब्वियस है, आपने कभी देखा होगा पार्लियामेंट में कैसे डिस्कशंस होते हैं, लोग कुर्सियां उठा के चला के मार देते हैं, लोग पेपर फाड़ देते हैं, लोग अलग अलग तरीके से शोर शराबा करते रहते हैं। शोर शराबा इसलिए करते हैं कि जो पॉलिटिकल, वैसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन वो बस ये बताने की कोशिश करते हैं कि मैं कितना अगेंस्ट हूं आपके इस फैसले से। ठीक है, यानी कि सरकार क्या करती है, जब कोई फैसले लेके आती है या कोई डिसीजन लेके आती है या कोई नई पॉलिसी लेके आती है या कोई बिल लेके आती है, तो जो अगेंस्ट वाले पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं वो उन पे चिल्लाते हैं, शोर करते हैं कि नहीं ये ना लाओ, ये समाज के लिए इसलिए गड़बड़ है या उस लिए गड़बड़ है। यानी कि किसी न किसी तरीके से वो बताने की कोशिश करेंगे कि ये पब्लिक के लिए सही नहीं है। मतलब क्या है, पूरा पार्लियामेंट ना जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल करती है। अब जाहिर सी बात है वो पॉलिसी रुक जाती है, फिर दूसरी पॉलिसी लेके आनी पड़ती है, या ये जो सजेशन देते हैं उस सजेशन को इनको मानना पड़ता है। तो इस तरीके से वो क्या करती है, पार्लियामेंट एक्सरसाइज करती है कंट्रोल ओवर द रूलिंग गवर्नमेंट। ठीक है,
द सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट इज एन अल्टीमेटम फॉर एनी गवर्नमेंट टू टेक एनी डिसीजन। यानी कि कोई भी सरकार होगी, पार्लियामेंट अल्टीमेटम होती है। यानी कि उस रूलिंग गवर्नमेंट के लिए अल्टीमेटम इसलिए होती है कि कोई भी अगर डिसीजन आपको लेना है तो आपको पार्लियामेंट का सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ओके। द पार्लियामेंट कंट्रोल्स ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट्स एंड हैव द मनी कैन बी स्पेंट ओनली व्हेन पार्लियामेंट एक्शन इट। कहना यह चाहता है इस स्टेटमेंट के थ्रू कि पार्लियामेंट जो सरकार का पैसा है उसको भी कंट्रोल करती है। जो ध्यान से देखिए, पार्लियामेंट कंट्रोल्स ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव, यानी गवर्नमेंट के पास जो अपनी पैसा है ना, सारे पैसे को कंट्रोल करने का काम कौन करती है? पार्लियामेंट। जब ये बिल पास करने के लिए लाते हैं, कहीं पैसे बजट के रूप में पैसे देने का काम करती हैं सरकार, तो वहाँ पे उस बजट को पास करने के लिए भी डिस्कशंस होते हैं और ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि हमें इस चीज़ पे इतना पैसा खर्च करना है कि नहीं करना है। एंड इट इज कॉल्ड द सुप्रीम फोरम ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑन पब्लिक इश्यूज नेशनल पॉलिसीज इन एनी कंट्री। किसी भी देश में जो पार्लियामेंट होती है वो सुप्रीम अथॉरिटी होती है ऑफ डिस्कशंस का। यानी कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, पब्लिक इश्यूज है, कि पब्लिक इश्यूज का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी कंट्री में जैसे रिजर्वेशन हो गया, अभी हमने बात किया रिजर्वेशन पे हमें डिस्कस करना है। पब्लिक कोई इशू है, कहीं पे अगर कोई राइट्स हो रहा है या कहीं पे अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ को प्रोवाइड करने में फेल कर जाती है, ऐसे पब्लिक इश्यूज़ को भी वहाँ पे डिस्कशन होता है, डिस्कशन करने का काम किया जाता है। कहाँ पे? पार्लियामेंट में। इसीलिए पार्लियामेंट को सुप्रीम अथॉरिटी बोलते हैं डिस्कशन का। यानी यहीं पे सारा का सारा डिस्कशन होता है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे डिस्कशन के बाद भी कोई उसके ऊपर बॉडी है जहाँ पे डिस्कशन करके उस पॉलिसी को चेंज किया जाता है, नहीं, वहीं पे पार्लियामेंट में ही सारी डिस्कशंस खत्म कर दी जाती हैं। अगर वो पॉलिसी बनानी है तो बन जाएगी या हटानी है तो हट जाएगी। इन इंडिया पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 चैम्बर्स 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि भारत के खास तौर से अगर पार्लियामेंट की बात करें तो उसमें 2 चैम्बर्स होते हैं, 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जैसा कि हमने पहले आपको बता दिया है। फिर आगे देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पे हमने अभी बताया कि हाउसेस कितनी होती हैं? 2 हाउसेस होती हैं। पहला हाउसेस का नाम है हाउस ऑफ द पीपल, जिसको हम लोकसभा बोलते हैं। हाउस ऑफ द पीपल इसलिए बोलते हैं क्योंकि लोकसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं भारत की जनता उनको चुन के भेजती है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इसलिए उसको हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। और दूसरे नाम में हम ये कह सकते हैं लोकसभा। ठीक है। इट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड हैज द पावर इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। ये जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं, लोगों के द्वारा चुनी जाती हैं, और ये जाके लोगों के बिहाफ में फैसले लेते हैं या डिस्कशन करते हैं इन द पार्लियामेंट, राइट। इसी को हम लोअर हाउस भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। फिर उसी तरीके से हम बोलेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। इलेक्टेड इनडायरेक्टली इन ऑर्डर टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, रीजन्स एंड फेडरल यूनिट्स, जिसे अपर हाउस भी बोलते हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या होता है? जैसे हमारे देश में मान लीजिए 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं इस हाउस में, जो कि अपने स्टेट्स की भले की बात करने जाते हैं। यानी कि इनकेस ऐसे समझ लीजिए कि पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर या जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, खासतौर से पार्लियामेंट उसके हेड हैं, प्राइम मिनिस्टर उसके हेड हैं, तो प्राइम मिनिस्टर जो फैसले लेते हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर स्टेट्स को फेवर कर रहे हों किसी पॉलिसी के थ्रू। तो इसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए राज्यसभा होता है। राज्यसभा में डिफरेंट जितने भी स्टेट्स होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं और वो इंश्योर करते हैं कि किसी भी मतलब उनके साथ इनइक्वालिटीज़ ना हो, उनके स्टेट्स में ऐसा ना हो कि उनके स्टेट्स में दुर्भाव, मतलब ये एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि उनके स्टेट्स में इनइक्वालिटी प्रमोट की जाए, यानी कि उनके साथ दुर्व्यवहार हो, ऐसे कह सकते हैं। हिंदी थोड़ा सा टर्म उठाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे ये समझ लीजिए कि उनके साथ कहते हैं ना कि बेईमानी ना हो, ऐसे सीधे से लैंग्वेज में समझ लीजिए। भाई जाहिर सी बात है, मान लीजिए मैं हूँ बीजेपी का, ठीक है, और मेरी और इसी तरीके से यूपी में गवर्नमेंट है बीजेपी का,
तो मैं क्या करूंगा, ढेर सारा पैसा बीजेपी गवर्नमेंट रूल जो कंट्री स्टेट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए यूपी, मैं वहां पे ढेर सारा पैसा सैंक्शन कर दूंगा डेवलपमेंट के नाम पे। लेकिन जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के जो स्टेट्स हैं, वहां पे हमने क्या किया, हमने उसको कम पैसा दिया। तो ये तो एक तरह से बेईमानी हुई ना। इसी को बैलेंस करने के लिए क्या किया जाता है, राज्यसभा के मेंबर्स इस हाउस में बैठते हैं और वो इसको चेक एंड बैलेंस करने का काम करते हैं। तो देखिए अब आगे, सो द प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। कभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो पार्लियामेंट का पार्ट है, मतलब पार्लियामेंट के हिस्से कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन में ऑप्शन में ये आएगा कि लोकसभा, राज्यसभा, ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी द प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी ऑल। तो आंसर होगा ऑल, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से द पार्ट ऑफ एनी ऑफ दिस हाउसेस एंड ऑल द लॉज मेड इन द हाउसेस नीड असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट टू बिकम एक्ट। यानी कि ध्यान से देखिएगा, होता क्या है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में किसी भी पॉलिसीज पे क्या होती है, सहमति ली जाती है, डिस्कशंस होते हैं। उस डिस्कशंस के बाद से जो फाइनल कंक्लूजन निकल के आता है, जो बिल पास होता है, यानी कि जो कानून बनती है, जब सबने अपनी सहमति दे दी, जब सबने बोल दिया कि हाँ ये पॉलिसी आनी चाहिए गवर्नमेंट के नाम से, या ऐसे समझ लीजिए कि देश के लिए ये कानून बनने चाहिए, तो तब तक कानून नहीं बनता है जब तक कि उस पे एसेंट ना मिले किसका, प्रेसिडेंट का। यानी प्रेसिडेंट फाइनल अपना सिग्नेचर करते हैं, तब जाके वो बिल कानून बनता है, तब वो बिल जाके क्या बनता है, एक्ट बनता है, ठीक है। बिल क्या होता है, तो ऐसे समझ लीजिए, बिल का मतलब हो गया एक पॉलिसी का क्या होता है, पॉलिसी का पेपर, ऐसे समझ लीजिए, जिसमें सभी पॉलिसी डिस्कस होते हैं कि ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। लेकिन ये जो चीज करने वाले हैं, जो कानून बनाई गई है, ये सब मान जाता है कि हाँ सही है, आपने जो भी पॉइंट्स लिखे हैं इस बिल में सब मुझे क्लियर है, सब सही है। तो जब फाइनली जब इसको प्रेसिडेंट का जब सिग्नेचर मिल जाता है, तब जाके ये पूरा का पूरा कानून बनता है, जिसको हम एक्ट बोलते हैं। बस ऐसे समझ लीजिए। फिर आगे देखते हैं, सो विच ऑफ द टू हाउसेस आर मोर पावरफुल। क्वेश्चन ये आ गया कि जैसे अभी हमने बात किया लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा ज्यादा पावरफुल है या राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है, ये क्वेश्चन आता है जनरली। क्योंकि देखो नाम क्या था हमारा, अपर हाउसेस और लोअर हाउसेस। नाम से तो ऐसा लग रहा है सॉरी, अपर हाउसेस है तो इसको हम बोलेंगे ये ज्यादा पावरफुल होगा, ये लोअर हाउसेस है तो इसको बोलेंगे हम ज्यादा पावरफुल, सॉरी कम पावरफुल होगा। लेकिन इसका ठीक उल्टा होता है, ये ध्यान दीजिएगा। लोअर हाउसेस के पास ज्यादा पावर होता है और अपर हाउसेस के पास कम पावर होता है। वो हम डिस्कस करेंगे क्यों, कैसे, समझते हैं। देखिए बीइंग द अपर हाउस होने के बावजूद भी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ द राज्यसभा एनी सुपीरियर पावर। जो हमारे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसको सुपीरियर पावर नहीं देती है, राज्यसभा को। राज्यसभा को कोई सुपीरियर पावर नहीं देती है, बट द लोकसभा होल्ड्स पावर इन सम ऑफ द मैटर्स लाइक। यानी कहने का मतलब यह है लोकसभा को ज्यादा पावर दिया गया है एज कंपेयर टू राज्यसभा। और ये कहां पावर दिया गया है, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। देखते हैं क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे जनरली हमें रिफ्लेक्ट होता है, दिख जाता है कि कैसे राज्यसभा को कम पावर है और लोकसभा को ज्यादा पावर है। देखिए 1 to 1 समझने की कोशिश करते हैं। बोथ हाउसेस नीड टू पास एनी ऑर्डिनरी लॉ। पहली बात यह है कि कोई भी ऑर्डिनरी लॉ आएगा तो दोनों हाउसेस पास करेंगे उसको, ठीक है। इन केस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू हाउसेस अ ज्वाइंट सेशन विद द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस टुगेदर टेक्स इन द फाइनल डिसीजन। तो मान लीजिए कि ऑर्डिनरी लॉ जब आती है, कोई नॉर्मल लॉ आता है, ऑर्डिनरी लॉ आता है, उसको पास करने के लिए दोनों का काम, दोनों का रहना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उस केस में अगर कहीं डिस्प्यूट हो जाता है, जब डिस्प्यूट हो जाता है यानी कि हो सकता है कि कुछ मतभेद हो जाए दोनों के बीच में, उस टाइम पे दोनों सेशन को एक साथ बैठाया जाता है। यानी कि दोनों हाउसेस के मेंबर्स को एक कमरे में, एक हॉल में बैठाया जाएगा और वहां पे डिस्कशन होगा। यही कहना चाहता है कि बोथ द हाउसेस टुगेदर टेक्स इन द फाइनल डिसीजन एंड बीइंग मोर पॉपुलस द व्यू ऑफ लोकसभा जनरली प्रिवेल्स। और उस केस में जनरली किसका माना जाता है, किसकी बात की वैल्यू रखी जाती है,
तो हाउस ऑफ द पीपल का दैट इज लोकसभा, यानी लोकसभा की बातों को ज्यादा प्रिवेल्स देने का काम किया जाता है, यानी कि वो ज्यादा ऊपर हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि लोकसभा को पावर ज्यादा दिया जाता है। आप खुद समझ लीजिए, आप और आपका मित्र दोनों लोग बैठे हो और हर केस में देखने को ये मिल रहा है आपकी बातों को ना, आप दोनों ने डिसीजन तो लिया लेकिन फाइनली आपके दोस्त की ही बातों को क्या कर दिया जाता है, ऊपर रख दिया जाता है। तो हुआ ना ये ज्यादा पावरफुल, यानी इसी की बात को तो माना जा रहा है ना हर केस में। वैसे ही लोकसभा में आप समझ लीजिए, ठीक है। अब आगे देखने का काम करते हैं। देखिए कुछ और चीजें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लोकसभा एक्सरसाइजेस मोर पावर्स इन द मनी मैटर्स। ये दूसरा सब्जेक्ट समझने की कोशिश करते हैं, दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कैसे लोकसभा को ज्यादा पावर है। यानी कि मनी मैटर्स में जब भी पैसे का लेन देन, बजट की बात होगी, पैसे की बात होगी, मनी मैटर्स की बात होगी, तो जनरली क्या होता है, लोकसभा को ऊपर रखा जाता है। एंड वंस द लोकसभा पासेस द बजट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ, द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट। यानी कि कहने का मतलब होता है, जनरली कुछ ऑर्डिनरी अगर लॉ होता है ना, उसमें यह होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि राज्यसभा उसको रिजेक्ट करने का काम करती है या कुछ सजेशन देने का काम करती है, ठीक है ना। उसी तरीके से जब मनी मैटर्स की बात होती है ना, तो मनी मैटर्स में या बजट जब पास करने का काम करती है लोकसभा, उस केस में राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। यानी लोकसभा जिस प्रकार से पैसा खर्च करना चाहे वो करने की कोशिश करे और उसको कोई बिल बना के लाने की कोशिश करे, उस केस में राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। एंड इट कैन डिले ओनली फॉर 14 डेज। और राज्यसभा सिर्फ क्या कर सकती है, 14 दिन का लेट कर सकती है। समझने की ऐसे कोशिश कीजिए कि लोकसभा में सारे डिस्कशंस हो गए किसी बिल पर और वो बिल अब चला गया राज्यसभा में डिस्कशन के लिए। राज्यसभा क्या करेगी, क्योंकि उसे पता है कि वो कुछ कर नहीं सकती, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, तो राज्यसभा बस अपने पास 14 दिन तक उस बिल को रख सकती है और 14 दिन के बाद उसे फाइनली उस बिल को भेजना होता है लोकसभा में। लोकसभा उसको पास करती है और प्रेसिडेंट को भेज देती है, प्रेसिडेंट उसको साइन कर देता है या कर देती है, असेंट हो जाता है और फिर उसके बाद वो कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है। वही कह रहा है कि सिर्फ 14 दिन का डिले कर सकते हैं या कोई सजेशन दे सकते हैं कि ये चीजें चेंज करने की जरूरत है। तो लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट दिस चेंजेस। हो सकता है कि लोकसभा को इनके सजेशन पसंद आ जाए, सजेशन पसंद आ गया तो वो उनको एडिट कर देगी, उसको सुधार कर देगी या उसको ऐड कर देगी। और सजेशन पसंद नहीं आए बिल्कुल रिजेक्ट कर देगी, कोई मतलब नहीं है, बस आगे बिल को फॉरवर्ड कर देगी। लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड टेक्स डेली डिसीजंस एट डिफरेंट गवर्नमेंट लेवल्स। ये कह रहा है कि लोकसभा क्या करती है, जनरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल करने का काम करती है। मैंने अभी पहले ही डिस्कशन में मैंने बता दिया है कि किस प्रकार लोकसभा के जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं वो क्या करती हैं, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उस पर कंट्रोल बना के रखती है। तो ये भी काम करती है। एंड दे टेक केयर ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, और ये गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्या करती है, एग्जीक्यूट करने का काम भी करती है, ठीक है। सो देखभाल करने का काम करती है कि किस प्रकार से गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रही हैं हम तक। एंड ओनली अ पर्सन हु एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स इन द लोकसभा इज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर। एंड इफ द मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा members say they have no confidence, all ministers including prime minister have to quit। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, समझिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ओनली अ पर्सन हु एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी। एक ऐसा आदमी लोकसभा में, एक ऐसा नेता, एक ऐसा लीडर जो लोकसभा का मेंबर है, उसको ज़्यादातर लोग उसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। वो अपॉइंट हो जाता है एज अ प्राइम मिनिस्टर। किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर कैसे बनता है, खासतौर से इंडिया की बात करें तो, यानी कि सभी के सभी रिप्रेजेंटेटिव्स लोकसभा में जब चुन के जाते हैं तो कोई एक ऐसा बंदा होता है जो सबका प्रिय होता है। प्रिय मतलब उनको लगता है कि ये लीडर है, ये पूरे देश को चला सकता है। तो जब उनको सभी के सभी लोग उनको जब सपोर्ट करते हैं, उनको जब सपोर्ट करेंगे, बोलेंगे कि ही विल बी आवर लीडर, जब वो बोलेंगे कि यही हमारा लीडर होगा, तब जाके क्या बन जाता है, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। तो वही कह रहा है कि जब सबकी सपोर्ट जब मिल जाती है किसी भी लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा, मतलब तो वो लीडर्स, इंडिविजुअल्स प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो जाता है
और अगर कहीं गलती से मेजॉरिटी ने ये बोल दिया कि भाई हमको इन पे कोई विश्वास नहीं है, हमको इस बंदे पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, यानी कि नो कॉन्फिडेंस अगर हो गया किसी भी तरीके से मैक्सिमम मेंबर्स के द्वारा, तो वो प्राइम मिनिस्टर अपनी गद्दी छोड़ देंगे अलोंग विद देयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि पूरे के पूरे उनकी गवर्नमेंट क्या कर देगी, रिजाइन देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये बस कई बार आपने देखा होगा कि न्यूज़ में भी देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया हुआ है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में पार्लियामेंट के जो रूलिंग गवर्नमेंट्स हैं उनको अपना कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ता है, खासतौर से प्राइम मिनिस्टर को। अगर सबका सपोर्ट मिल जाता है तो वो फिर से प्राइम मिनिस्टर बने रह जाते हैं, और अगर कहीं गलती से उनको सपोर्ट उनसे लोगों ने खींच लिया, बोला कि ये हमारे लीडर नहीं रहेंगे, तो उनको पूरा का पूरा रिजाइन देना पड़ता है अपने मिनिस्टर्स के साथ। पूरी गवर्नमेंट खत्म हो जाती है, फिर से नए इलेक्शंस होते हैं। अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे किसी डेमोक्रेट सॉरी ओके, सो देखिए आगे क्या होता है। देखिए इसमें क्या हो रहा है। सो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। अब एग्जीक्यूटिव्स के 2 कैटेगरीज होते हैं। उसमें क्या है, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं और दूसरा परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। जब पार्लियामेंट की बात करते हैं तो खास तौर से डेमोक्रेटिक कंट्री में, सो इसमें क्या होता है, 2 प्रकार के, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं और एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। पॉलिटिकल कौन होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम हु टेक्स बिग डिसीजंस। यानी कि पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो कौन होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं जनरली वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और उनको एक फिक्स टर्म के लिए उनको चुना जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि 5 साल के लिए इलेक्शन होते हैं, यानी कि जितने भी मेंबर्स को हम चुन के भेजते हैं पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में, तो उसमें क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर हम पार्लियामेंट में भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं, तो जिनको हम भेजते हैं उनके लिए एक फिक्स टर्म होता है, यानी 5 साल के लिए वो जाते हैं। ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि इनके पास क्या होता है, जो बड़े बड़े डिसीजंस लेने का काम जो पॉलिटिकल बॉडी करती है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव करती है, उनका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। ठीक है। जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो खास तौर से पीपल वर्किंग इन द सिविल सर्विसेज, जैसे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट के, खास तौर से ये देखिए ध्यान से यहाँ पे, रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन रूलिंग पार्टी चेंजेस एंड आर परमानेंटली चूजन। कहने का मतलब, मान लो आप पढ़ाई लिखाई करके आप सिविल सर्वेंट्स बन गए, ठीक है, तो सिविल सर्वेंट्स बन गए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी अगला इलेक्शन हार जाते हैं तो आपको भी अपने जॉब से रिजाइन देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो तो फिक्स टर्म के लिए 5 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जैसे लाइक सिविल सर्वेंट्स, वो उनका कोई फिक्स टर्म नहीं होता है, बस उनके एज और क्राइटेरिया के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। ठीक ना, यानी कि मिला जुला के उनको पॉलिटिकल जो बॉडी है, गवर्नमेंट है, उनके टर्म से लेना देना नहीं है। बस चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज आए रूलिंग के लिए, उनका काम ये है कि वो अपने सरकार के साथ अपने उनके सरकार के द्वारा बनाए गए पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने का काम करती हैं, या फिर वो उनको सपोर्ट करने का काम करती हैं। ठीक है। अब देखिए, द मिनिस्टर्स मोर पावरफुल देन द सिविल सर्वेंट्स। वाई? आपने देखा है कि नहीं देखा? हमेशा देखोगे आप, जो सिविल सर्वेंट्स होंगे और जो मिनिस्टर्स होंगे, उनको अगर देखा जाए तो ज़्यादा पावरफुल तो मिनिस्टर्स ही होते हैं। मिनिस्टर्स ऑर्डर देते हैं सिविल सर्वेंट्स को कि प्लीज़ आप ये काम करिए या आप ये काम करिए, आपने ये काम क्यों नहीं किया, ऑर्डर देते हैं। कहने का मतलब यही है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं एज कंपेयर टू सिविल सर्वेंट्स। क्यों? तो ध्यान से देखिए, जनरली होता क्या है, समझने की कोशिश करिए। किसी भी डेमोक्रेसी में मिनिस्टर्स होल्ड मोर पावर देन सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, एंड बिकॉज दे आर इलेक्टेड एंड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल टू द पब्लिक। यानी कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, जाहिर सी बात है, वो लोगों के द्वारा चुन के गए होते हैं, और इसीलिए वो अकाउंटेबल भी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं टुवर्ड्स द पीपल।
इसीलिए इनको ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। एंड पॉलिसी डिसीजंस यही बनाने का काम, यही तो होते हैं जो मिनिस्टर्स ही होते हैं जो पॉलिसी बनाने का काम करते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉलिसी डिसीजंस के लिए। एंड सिविल सर्वेंट्स का क्या है, सिविल सर्वेंट्स ऑन द अदर हैंड इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज, जो कानून मिनिस्टर ने बना दिया उन कानून को पालन करवाने का काम सिविल सर्वेंट्स का होता है। यानी कि जो कोई नियम कानून आ गया, जैसे नोटबंदी हो गया, अब नोटबंदी को इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है, सिविल सर्वेंट्स करेंगे। जो इस रूल रेगुलेशन के हिसाब से काम नहीं करेंगे, इस डिसीजन के अगेंस्ट जाएंगे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये काम सिविल सर्वेंट्स का होता है। या कुछ ऐसे स्कीम्स आते हैं जो वेलफेयर स्कीम्स होते हैं कि हर घर नल पहुंचाने का काम है, स्वच्छ पानी पीने का काम है, यानी कि हर तरीके से जो जो चीज़ें सरकार, या पेंशन देने का काम है, या किसी के लिए घर बनवाने का काम है, ऐसे जो वेलफेयर स्कीम्स होते हैं ना सरकार के द्वारा, वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का काम सिविल सर्वेंट्स का है। वो जगह जगह अपने एरिया में, अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके चेक करती है कि जो सरकार ने पैसे एलोकेट किए थे यहाँ पे इतने अच्छे घर बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, क्या वो पैसे ठीक से खर्च हुए कि नहीं हुए। अगर होते हैं तो ठीक है, ऐसे ही काम करने का काम सिविल सर्वेंट्स करती है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। बट लैक डायरेक्ट इलेक्टोरल लेजिटिमेसी एंड decision making authority, and this is why ministers take the advice of experts on all technical matters and then take the final decisions। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होता है समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे हो रहा है ना कि मिनिस्टर्स क्या करते हैं, अपनी पॉलिसीज बनाने के काम में बहुत सारे टेक्निकलिटीज़ को उनको देखना पड़ता है। ठीक है, यानी कि टेक्निकलिटीज़ को समझने की कोशिश, मतलब टेक्निकलिटीज़, बहुत सारे पॉलिसीज बनाने में बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं जिसको समझने की कोशिश करते हैं। और वो टेक्निकलिटीज़ सपोर्ट्स कौन देती हैं, सिविल सर्वेंट्स, क्योंकि सिविल सर्वेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उनको पता होता है कि किस तरीके से किसी भी पॉलिसीज़ में कौन सी पॉलिसीज़ लेके आनी चाहिए पब्लिक के लिए और कौन सी पॉलिसी नहीं लेके आनी चाहिए। तो उसमें वो जनरली सपोर्ट करने का काम सिविल सर्वेंट्स करती है टू द मिनिस्टर्स। ठीक है, and the president also appoints the prime minister on the basis of the following procedures। जो देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको अपॉइंट करने का काम कौन करती है, जो देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ प्रोसीजर्स को देखने के बाद वो क्या करते हैं, अपने देश के खास तौर से जो प्राइम मिनिस्टर होने वाले हैं उनको अपॉइंट करने का काम करती हैं प्रेसिडेंट, कुछ प्रोसीजर्स के थ्रू। देखिए, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसको समझने की कोशिश कीजिए। प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री एंड प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर्स ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी एंड कंट्रोल्स मेजॉरिटी इन द लोकसभा एंड सपोर्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया होता है, और वो जनरली, अभी तो मैंने बताया था कि लीडर्स ऑफ द लीडर होता है। यानी कि लीडर ऑफ द लीडर्स का मतलब ये हुआ कि पूरे पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव्स गए होते हैं लोगों के द्वारा इलेक्ट होके, वो अपने लीडर को खुद चुनते हैं कि ये हमारा लीडर होगा, वो प्राइम मिनिस्टर होगा। और उसी प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने का काम कौन करता है, प्रेसिडेंट। एंड इन केस ऑफ नो सिंगल पार्टी अलायंस गेट्स अ मेजॉरिटी, होता क्या है कि जैसे हमारे देश में कुछ सीट्स हैं, ठीक है, उन सीट्स में अगर मेजॉरिटी सीट्स मिल जाती है किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को, तो उनका जो लीडर होगा वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इन केस ऐसा होगा कि किसी को मेजॉरिटी ना मिले, तो सबको बराबर या इम्बैलेंस ऐसे सीट्स मिल जाए तो क्या होगा, किसी को मेजॉरिटी ना मिलेगी तो क्या होगा, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगी, प्रेसिडेंट इनवाइट करती हैं कि जो ज़्यादा सीटें जीत कर आई हैं उनको इनवाइट करेंगे कि चलिए आप 2-3 पार्टी मिल के सरकार बना लीजिए। देखिए, सो इन केस ऑफ सिंगल पार्टी और अलायंस गेट्स अ मेजॉरिटी, द प्रेसिडेंट देन अपॉइंट्स द पर्सन मोस्ट लाइकली सिक्योर मेजॉरिटी सपोर्ट्स, यानी जिसके पास ज़्यादा सपोर्ट होगा उसको बुलाएगी कि चलो तुम्हारे लीडर प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तुम अपने मेजॉरिटी सपोर्ट्स को लेकर आओ। द प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यूज इन पावर सो लॉन्ग एज ही इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और कोलिशन, और प्राइम मिनिस्टर तभी तक अपने पावर को एंजॉय कर सकता है
प्राइम मिनिस्टर तभी तक वो पावर को अपने एज्यूम कर सकता है, एंजॉय कर सकता है, जब तक कि उनके कोलिशन जो गवर्नमेंट है या मेजॉरिटी पार्टी है जब तक उनको सपोर्ट करती है। अगर किसी कोलिशन गवर्नमेंट ने अपना हाथ कोलिशन पार्टी ने अपना हाथ खींच लिया और बोला कि मैं अब आप आज के बाद से आपको सपोर्ट नहीं करूंगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो अब प्राइम मिनिस्टर अपने पावर्स को छोड़ देंगे, अपने प्राइम मिनिस्टरशिप को छोड़ देंगे, रिजाइन दे देंगे। एंड द प्राइम मिनिस्टर्स कैन टेक एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द अदर मिनिस्टर। होता क्या है, प्राइम मिनिस्टर कैन एडवाइस, प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, जैसे जैसे वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो जाहिर सी बात है अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट्स को फॉर्म करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स को बनाने के लिए वो प्रेसिडेंट को आइडिया देंगे, प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे कि सर मैं चाहता हूं कि इस आदमी को ये मिनिस्टर बना दीजिए, इस आदमी को ये मिनिस्टर बना दीजिए। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स को, डिफरेंट मेंबर्स को, पार्लियामेंट मेंबर्स को वो मिनिस्टर्स बनाने का काम करते हैं। और वो उन मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करने का काम करता है, प्रेसिडेंट। सो यही कह रहा है कि एडवाइस देने का काम कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर टू डिफरेंट मिनिस्टर्स एंड majority party or the coalition, and that has a majority of in Lok Sabha, and the prime minister is thus free to choose ministers if they are members of parliament। फिर उसके बाद ये बता रहा है जो मेंबर्स पार्लियामेंट का मेंबर होगा उनको प्राइम मिनिस्टर्स फ्रीली चूज कर सकते हैं कि ये हमारे मिनिस्टर्स होंगे। एंड अ मिनिस्टर्स हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑल्सो गेट्स इलेक्टेड वन ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर। इसका मतलब यह हुआ, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि मेरे पसंद का आदमी एक ऐसा ब्यूरोक्रेट्स है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसे मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मिनिस्टर बन सकता है, और वो इलेक्शन जीत के नहीं आया हुआ है, ठीक है, तो लेकिन मैं चाहता हूं कि उसको मिनिस्टर बना दूं। ऐसे समझ लो कि मान लो कि मैं आपको मिनिस्टर बनाना चाहता हूं और मैं हूं प्राइम मिनिस्टर, मैं चाहता हूं कि आप हमारे मिनिस्टर बने, लेकिन ये बात है कि आप किसी भी पॉलिटिकल से मतलब जो इलेक्शन हुआ था उसमें आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है, लोगों ने आपको चुना नहीं है। तो अब मैं चाहता हूं आप मिनिस्टर बन जाए, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 6 महीना, अगले 6 महीने के अंदर या तो आप लोकसभा का मेंबर बन जाइए, लोकसभा का मेंबर बन जाइए किसी भी तरीके से, या राज्यसभा का मेंबर बन जाइए। लेकिन होगा क्या, कैसे बनोगे आप, तो एक प्रोविजन है लोकसभा में कि प्रेसिडेंट कुछ मेंबर्स को क्या करती है, अपने तरफ से नॉमिनेट करती है। तो प्रेसिडेंट को मैं कन्विंस करूंगा कि सर प्लीज इस लड़के को ना मेरा मिनिस्टर बना दीजिए, ये बहुत अच्छा बच्चा है, ठीक है। तो होगा क्या, तो प्रेसिडेंट कहेंगे अच्छा ठीक है मैं इसको इस हिसाब से नॉमिनेट कर देता हूं और ये मिनिस्टर बन जाएगा, या तो ये कंडीशन हो जाएगा, या राज्यसभा का मेंबर उसी तरीके से उसको भी नॉमिनेट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से उनको 6 महीने के अंदर उनको भी लोकसभा या राज्यसभा का मेंबरशिप लेना पड़ेगा, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद से देखते हैं, इतना क्लियर हो गया आपको। देखिए अब देखिए, तो अब इसमें हम डिस्कस करेंगे, तो हो क्या रहा है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूड्स ऑल मिनिस्टर्स 60 to 80 ऑलमोस्ट, ठीक है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 60 से 80 तक के क्या होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं। एंड ऑफ डिफरेंट रैंक्स एज गिवन बिलोस, यानी कि होता क्या, जब मिनिस्टर्स होते हैं तो मिनिस्टर्स में भी सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं, फिर मीडियम मिनिस्टर्स होते हैं, फिर लोअर मिनिस्टर्स होते हैं, फिर ऐसे करके रैंक्स दिए जाते हैं। तो जो टॉप के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको हम कैबिनेट मिनिस्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं। और दे आर रिगार्डेड एज टॉप लेवल, इनको हम टॉप लेवल का लीडर्स बोलते हैं। कभी आपने सुना होगा ना कि ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं। भाई कैबिनेट मिनिस्टर का मतलब होता है ना कि वो बहुत बड़े रैंक होल्डर है, यानी कि उसके पास पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो लीडर्स ऑफ ईदर द रूलिंग पार्टी और द पार्टीज along with the in charge of the major ministries, inner ring of the council of ministers comprises of about 25 minister। इनर रिंग का टर्म आ रहा है यहाँ पे। इनर रिंग का मतलब ये समझ लो आप कि देखो ये हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के जो सबसे करीबी जो मिनिस्टर्स होते हैं ना उनको हम इनर रिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद से ये डिफरेंट रिंग्स होते हैं, सॉरी, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्राइम मिनिस्टर के जो सबसे पास वाली जो रिंग होती है ना, इसको हम इनर रिंग बोलते हैं।
इनर रिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ही जो होते हैं ना वो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है ना। यही जनरली 25 के आसपास में मिनिस्टर्स जो होते हैं, 20 से 25 मेंबर्स मिनिस्टर्स, यही 25 मिनिस्टर्स जो प्राइम मिनिस्टर के सबसे करीबी होते हैं, जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो, बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज को होल्ड करते हैं, इसीलिए इनको हम कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं। और ये जनरली इनको हाई लेवल, टॉप लेवल का रैंक दिया जाता है। फिर उसके बाद होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। ये कौन होते हैं? सो दे आर असाइंड टू असिस्ट वेरियस कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स विद इंडिपेंडेंट चार्जेस। दे आर ऑल्सो रेफर्ड एज जूनियर मिनिस्टर्स, यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को हम जूनियर मिनिस्टर्स भी कह सकते हैं। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स करते क्या हैं? ये जो इनर रिंग है ना, यहाँ पे इनर रिंग, इनको सपोर्ट करने का काम करती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इसको सपोर्ट करने का काम करती हैं, यानी कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनके अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं जो इनके काम में वो हेल्प करवाते हैं। आपको मैं बोल दूंगा एक प्रोजेक्ट बनाओ, लेकिन प्रोजेक्ट बनाने का काम आपको मैं दे रहा हूं, चाहे आप किसी से भी हेल्प ले लीजिए, तो आप क्या करेंगे? आप 3-4 फ्रेंड्स को बोलेंगे कि जरा मेरी हेल्प कर दो। तो आप हो गए कैबिनेट मिनिस्टर, मैं हो गया प्राइम मिनिस्टर, और आपके जो फ्रेंड्स हो गए जो आपको हेल्प कर रहे हैं वो हो गए जूनियर मिनिस्टर्स या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। इनमें भी या तो इंडिपेंडेंट चार्ज होता है या फिर डायरेक्ट इनके कंट्रोल में काम करती हैं, ठीक है। उसके बाद से मोस्ट ऑफ द डिसीजंस इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आर टेकन इन कैबिनेट मीटिंग्स। ज़्यादातर जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो कैबिनेट मीटिंग्स में ली जाती हैं। पहले, सबसे पहले मान लीजिए मेरे मन में, मैं प्राइम मिनिस्टर, मेरे मन में एक बड़ा सा ख्याल आया कि मैं ये कानून लेके आऊँ, तो मैं एक मीटिंग बुलाऊंगा जिसको बोलेंगे कैबिनेट मीटिंग। पहले उन 25 के साथ मैं डिस्कशन करूंगा। जब हमको लगेगा कि वो लोग भी कन्विंस हो गए, वो हमें सपोर्ट करने लगे, तो मैं इस पॉलिसी को आगे बढ़ाऊंगा और ये अपने मिनिस्टर्स के साथ काम करना शुरू कर देंगे। तो जनरली क्या होता है? कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं। एवरी मिनिस्ट्री हैज सेक्रेटेरिएट्स, जिसमें क्या होते हैं? सेक्रेटरीज होती हैं, जिसको सिविल सर्वेंट्स जिसमें होते हैं, एंड हु प्रोवाइड इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड्स इंफॉर्मेशन ऑफ द मिनिस्टर्स, टेक डिसीजंस, एंड कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ऑल्सो असिस्ट द कैबिनेट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि जैसे ध्यान देखिएगा, जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स ने डिसाइड किया कि हमें एक कानून बनाना है। कानून बनाने के लिए जो पीछे के वर्क करने हैं, होमवर्क करने हैं, कि हमको चलो डेटा लेके आना है कि बताओ कि देश में बैकग्राउंड, जैसे हमने पढ़ा था अभी 27% रिजर्वेशन सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, वो डेटा कहाँ से मिला होगा? जाहिर सी बात है ये इसी तरीके से हुआ होगा कि प्राइम मिनिस्टर के मन में आया होगा ख्याल कि चलो मैं कानून बनाता हूँ, रिजर्वेशन देता हूँ 27% रिजर्वेशन, तो ये मैं अपने मिनिस्टर से डिस्कस करूँगा, कैबिनेट से डिस्कशन करूँगा। कैबिनेट ने ये सोचा होगा चलो ठीक है, मैं अपने जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो सेक्रेटरीज हैं, उनकी हेल्प लेता हूँ ताकि वो डेटा कलेक्ट करके लेके आएँ कि कितने लोग पिछड़े हैं, कितने लोग आगे हैं, कितने लोग बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं, कितने लोग अभी पीछे ही रह गए हैं। ये डेटा कौन कलेक्ट करेगा? कहाँ से ये सारी चीज़ें आएंगी? वो सिविल सर्वेंट्स लेके आते हैं, क्योंकि वो इसमें जनरली एक्सपर्ट होते हैं, तो ये इनके लिए हेल्पफुल होते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, अब समझने की कोशिश करते हैं। द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स आर गिवन एज फॉलोइंग। कहने का मतलब जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर के जो पावर्स हैं, कौन कौन से पावर हैं, समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात, ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। क्या होते हैं ये? हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर, जिसको हम पीएम भी बोलते हैं जनरली, इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड होल्ड्स द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव पावर्स इन द कंट्री। मतलब ये देश के जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है ना, सबसे ज्यादा पावरफुल में यही होते हैं, इन्हीं के पास सबसे ज्यादा पावर होता है, प्राइम मिनिस्टर के पास। इनको हम हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं। दूसरा, लीडर्स ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर्स। ये अभी मैंने बताया कि जो काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं उनके लीडर कौन होते हैं? उनके लीडर प्राइम मिनिस्टर होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर लीड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो भी प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से करवाएंगे, यानी कि कोई भी चीज़ें उनके मन में आती हैं, आइडियाज़ आते हैं, कोई पॉलिसी बनानी है, वो अपने मिनिस्टर्स के ही हेल्प से वो काम करते हैं, ठीक है।
एंड प्रिसाइड्स द मीटिंग्स, जिसके लिए उन्हें मीटिंग करना पड़े तो मीटिंग करते हैं। इंश्योर्स दैट ऑल मिनिस्टर्स वर्क एफिशिएंटली, कोशिश करते हैं प्राइम मिनिस्टर के सारे मिनिस्टर्स एफिशिएंटली काम करें। एंड फिर उसके बाद से मिनिस्टर्स एक्ट अंडर द देयर गाइडेंस, और सारे मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर के गाइडेंस में वो काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद से देखिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड डिसीजंस मेकिंग, जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं, वो कैसे होती हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज एंड मेकिंग मेजर डिसीजंस शेपिंग द डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट एक्शंस एंड पॉलिसीज। तो प्राइम मिनिस्टर्स ही ऐसे होते हैं जो डिसाइड करते हैं, खासतौर से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी पॉलिसीज को बनाने में। मैंने अभी बताया कि क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के दिमाग में कोई आइडिया आता है, ख्याली पुलाव आता है कि मैं ये कर दूंगा, और वो करने की कोशिश करते हैं, और उसी तरीके से अपने वही बात है कि वो पॉलिसी बनाने का काम करते हैं और बड़े बड़े डिसीजंस लेने का काम करते हैं। शेपिंग द डायरेक्शन, किस तरीके से गवर्नमेंट को किस डायरेक्शन में जाना है, इसका काम करने का काम कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, यानी कि पॉलिसी बनाने का काम करते हैं। एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को एडवाइस करने का काम करते हैं। प्रेसिडेंट को एडवाइस सबसे पहले हमने पढ़ लिया था क्या, कि वो एडवाइस करते हैं कि हमारा ये मिनिस्टर होगा, इसको ये मिनिस्टर बना दीजिए, इसको ये मिनिस्टर बना दीजिए, सर मैंने ये बिल बनाया है, हम लोगों ने पास किया, प्लीज इसको साइन कर दीजिए। तो प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, सजेस्ट देने का काम करते हैं, किसको सजेशन देते हैं, किसको, प्रेसिडेंट को। ये भी सॉरी एडवाइस देने का काम, वही बात हुआ, एडवाइस देने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद से मुझे लगा मैंने कुछ और बता दिया। आगे देखिए पांचवा पावर क्या है, लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ध्यान देखिएगा, यहां पे हैं मिनिस्टर्स, यहां मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, और यहां पे है प्रेसिडेंट, ठीक है, यहां पे है प्राइम मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजंस हैं, जो पॉलिसी बनाने के जो डिसीजंस हैं, जो चीजें ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करती है, उसको उठा के प्रेसिडेंट के पास ले जाने का काम प्राइम मिनिस्टर करते हैं। यानी कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के और प्रेसिडेंट के बीच में एक लिंक का काम करते हैं कि इधर से हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सारी बातों को उठाएं और यहाँ प्रेसिडेंट तक पहुँचाएं, या प्रेसिडेंट की बातों को उठाएं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तक लेके जाएं। ये इनका काम होता है, लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दूसरा हेडिंग, लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी। मैंने बताया था कि ये मेजॉरिटी पार्टी के क्या होते हैं, लीडर होते हैं, यानी कि जो इलेक्शन में ज़्यादा मेंबर्स जीत के आ जाते हैं जिस भी पार्टी के, उनके लीडर होते हैं। सभी पार्टीज मेंबर्स क्या करते हैं, इनको अपना नेता मान लेती हैं और उन्हीं के हिसाब से वो काम भी करती हैं। तो ये हो गया चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट। आपने देखा होगा कि जनरली बीजेपी गवर्नमेंट या कोई भी, मतलब फिलहाल अभी बीजेपी गवर्नमेंट है तो मैं बीजेपी गवर्नमेंट का एग्जांपल लूंगा। क्या होती है बीजेपी गवर्नमेंट, क्या करती है, कोई बड़े बड़े फैसले लेती है, डिसीजन लेती है। जनरली होता क्या है, डिसीजन सब मिल के लेते हैं, लेकिन उनके लिए स्पोक्स पर्सन बन के काम कौन आता है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर माइक में आके बोलते हैं कि हमने ये फैसले ले लिए। जनरली वो अकेले उनका फैसला नहीं होता है, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स का फैसला होता है, उनके छोटे छोटे जो ऑफिसर्स होते हैं उनके हार्ड वर्क का नतीजा होता है। लेकिन वो सभी फैसले को सुनाने के लिए माइक पे आते हैं स्पोक्स पर्सन बन के प्राइम मिनिस्टर। तो इनका काम, प्राइम मिनिस्टर का काम होता है, स्पोक्स पर्सन होते हैं, चीफ स्पोक्स पर्सन होते हैं। एंड फॉरेन अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का भी काम यही करते हैं। आपने देखा होगा कि चाहे किसी भी देश में जनरली बड़े लीडर्स को जाना होता है तो प्राइम मिनिस्टर जाते हैं। किसी देश से बड़ा रिलेशंस बिल्ड करना है, कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन करना है, या कोई डीलिंग, मतलब किसी देश से कैसे रिश्ता होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, उसके डिसीजंस में मेन रोल अगर निभाना है तो वो प्राइम मिनिस्टर ही निभाते हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं फॉरेन अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन में भी ये मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्राइम मिनिस्टर। फिर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ ऑफिशियल्स। किसी भी ऑफिसर्स को अगर अपॉइंट करना है तो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, हटाना है हटाना है तो उनको हटाने का भी काम करते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। अब इसको देखने का काम करिए। पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 का क्या कहता है, पॉइंट नंबर 10 कहता है मैनेजमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस। हमारे देश की सिक्योरिटी को मैनेज करने का काम और डिफेंस को मजबूत करने का काम, मैनेज करने का काम प्राइम मिनिस्टर करते हैं। हमारे देश में कितने बड़े हथियार होने चाहिए, कौन से हथियार होने चाहिए, हमारे देश में नंबर ऑफ फोर्सेस कितने होने चाहिए,
किस फोर्स को कौन से हथियार प्रोवाइड होने चाहिए, इस तरह के बड़े बड़े डिसीजंस लेने का काम, मैनेज करने का काम, नेशनल सिक्योरिटी को कैसे ध्यान में रखा जाए, देश को कैसे सुरक्षित किया जाए, ये काम हमारे प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। इमरजेंसी पावर्स, कभी कभी होता है क्या है, हमारे देश में ऐसे इमरजेंसीज आ जाती हैं, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है? सो ड्यूरिंग इमरजेंसी द पीएम्स रोल बिकम्स मोर सिग्निफिकेंट एज दे कैन डिसीजंस फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरनल ऑर्डर्स इन कोलैबोरेशंस विद द प्रेसिडेंट्स एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी कि जब इमरजेंसीज आती हैं तो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और पब्लिक हार्मनी को बनाए रखने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर उसके लिए कदम उठाते हैं। उनके पास पावर होता है कि कैसे वो नेशनल ऑर्डर को मेंटेन कर सकें। फिर उसी तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड प्लानिंग की बात करें, देश में किस प्रकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज आनी चाहिए, कौन से ऐसे प्लान करें जिससे कि देश की तरक्की हो सके, इसके लिए भी मेन रेस्पॉन्सिबिलिटीज प्राइम मिनिस्टर का होता है। फिर उसके बाद से इनिशिएटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, यानी कि जनरली हमने बताया कि मन में ख्याली पुलाव बनाना, ख्याली पुलाव, खैर ये तो दूसरा सेंस हो जाता है, समझने की कोशिश ये कीजिए कि क्या होता है, कभी कभी प्राइम मिनिस्टर के दिमाग में आ जाता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कानून बना दूंगा। मतलब ये हुआ कि सबसे पहले दिमाग में किसके आता है, ये कानून बना देना चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर। यानी कि किसी भी लेजिस्लेशन का, यानी किसी भी कानून को बनाने का काम, जो सोच है, शुरुआत है, वो कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ये मैं बताना चाहता था आपको, ठीक है। अब देखिए, सो प्राइम मिनिस्टर जनरली क्या हो गया, सो प्राइम मिनिस्टर के बारे में समझिए। तो प्राइम मिनिस्टर्स इन्फ्लुएंस इज एक्सटेंसिव दो थ्रू, मतलब दो, सब्जेक्ट टू चेक एंड बैलेंस इंक्लूडिंग द पार्लियामेंट्री अप्रूवल और जुडिशियल। ये कहना चाहता है कि इतने सारे पावर होने के बावजूद, इतने सारे पावर मिलने के बाद भी प्राइम मिनिस्टर को अगर ज़्यादा इधर उधर करने का काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो उनके चेक बैलेंस करने का काम कौन करती है? पार्लियामेंट। यानी उसके ऊपर भी पार्लियामेंट्री प्रेशर होता है, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी पार्लियामेंट्री प्रेशर होता है, जिसके थ्रू प्राइम मिनिस्टर कुछ गलत काम नहीं करते हैं और उनके पावर चेक एंड बैलेंस करके रखी जाती हैं। यानी कि ज़्यादा पावरफुल उनको नहीं होने देती हैं, उनके मन का नहीं करने देती हैं, अगर वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है तो। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रेसिडेंट। स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। इन सभी चीज़ों पे आप गौर करिएगा, सभी टॉपिक्स को ध्यान से पढ़िएगा। हमारे इस पीडीएफ के थ्रू अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सभी टॉपिक्स में आपके लिए एकदम सीक्वेंस में मैंने सारे नोट्स बना रखे हैं। ये सारे नोट्स आपके रिवीजन के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है। आप चाहें तो इस क्लास को आप 2 बार 3 बार 4 बार देख लीजिए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ये चैप्टर पूरा का पूरा आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी क्रम में अभी हम क्या पढ़ लिए, हम पढ़ रहे थे पार्लियामेंट के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बारे में पढ़ते पढ़ते हमने प्राइम मिनिस्टर तो ख़त्म कर दिया। अब हम आ गए प्रेसिडेंट के बारे में। देखिए प्रेसिडेंट क्या होते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। प्रेसिडेंट हमने बताया था कि ये हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और ये आवर पॉलिटिकल सिस्टम में खास तौर से हेड ऑफ द स्टेट्स एक्सरसाइजेस ओनली नॉमिनल पावर। नॉमिनल पावर मतलब कहने के लिए पावर, नॉमिनेशन के लिए मैं बोल दूंगा कि हमारे घर में दादाजी है ना, सब वही मालिक हैं, सारा धन दौलत तो उन्हीं का है। कहने का मतलब नॉमिनल पावर है, लेकिन डिसीजन जनरली हमारे पापा जी लेते हैं। कहने का मतलब समझ में आया, यही होता है कि इनको नॉमिनल पावर दिया गया है, कहने के लिए पावर है। Who supervises complete operations of all the political institutions in India such that they function in accord to attain the aim of the states। कहने का मतलब वो देश के, स्टेट्स के भले के लिए बहुत सारे फैसले लेते हैं, लेकिन वो कोशिश ये करते हैं कि वो जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सुपरवाइज कर सकें, उनको गाइड कर सकें, ठीक है। दूसरी चीज़, प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली। प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जाता, जैसे हम एमपीज को डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं, एमपीज प्राइम मिनिस्टर को बना देते हैं, वैसे प्रेसिडेंट को हम डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करते हैं। रेदर कि क्या होता है, ही और शी हैज़ टू गेट मेजॉरिटी वोट्स फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज विन द इलेक्शंस। उनके लिए चुनाव में या तो एमपीज होते हैं या एमएलएज होते हैं, ये वोट करते हैं, इनमें जो मेजॉरिटी होती है वो चुनती है किसको, प्रेसिडेंट को। एंड ऑल गवर्नमेंटल एक्टिविटीज टेक्स प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितने भी फैसले लिए जाते हैं, भले ही डिसीजंस होता है प्राइम मिनिस्टर्स का, इतने सारे प्रोसीजर्स होते हैं, इतने सारे बहस होते हैं, डिस्कशंस होते हैं पार्लियामेंट में,
वो सारे डिसीजंस कहाँ होते हैं? पार्लियामेंट में। और लेकिन जब कानून बन के आता है, एक्ट बन के आता है, तो किसके नाम पे आता है? प्रेसिडेंट के नाम पे आता है कि भारत के प्रेसिडेंट ने ये कानून बनाया। सोचिए, प्रेसिडेंट अपने एक गद्दी पे बैठे हुए हैं, एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं, अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, सारा काम मेहनत पीछे का होमवर्क कोई और करता है, डिसीजन किसी के मन की बात, किसी के चीज़ों मतलब किसी के द्वारा इनिशिएट किए गए कानून कहीं और होता है, सारी चीज़ें उन सब जब पॉलिसी बन जाती है तो फाइनल सिग्नेचर होता है सिर्फ प्रेसिडेंट का, तो कानून बनता है। इसीलिए बोलते हैं कि जो जितने भी फैसले लिए जाते हैं, फॉर्मुलेशंस किए जाते हैं, लेजिस्लेशन बनते हैं, एक्ट बनते हैं, वो सब गवर्नमेंट के खासतौर से प्रेसिडेंट के नाम से ही बनता है। एंड ऑल लॉज एंड की पॉलिसीज डिसीजंस रिजोल्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट इशूड इन हर नेम, जितने भी लॉज, पॉलिसी डिसीजंस, रिजोल्यूशंस इशू किए जाते हैं, लॉज इश्यूज किए जाते हैं, वो इन्हीं के नाम से लिया जाता है, यानी कि प्रेसिडेंट के नाम से होता है। ऑल द मेजर अपॉइंटमेंट्स, बड़े बड़े अपॉइंटमेंट्स होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, यानी कि ये कह सकते हैं, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, अदर जजेस हों हाई कोर्ट्स के, ठीक है, और फिर उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट्स, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट्स, किसी भी दूसरे स्टेट्स के अगर गवर्नर्स हों, सबको अपॉइंट करने का काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने का काम कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। एम्बेसडर अपॉइंट करने का काम कौन करते हैं दूसरे कंट्रीज में? प्रेसिडेंट। यानी कि बड़े बड़े जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं ना, वो प्रेसिडेंट ही करते हैं। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एग्रीमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब अगर किसी हमें दूसरे देश से कोई एग्रीमेंट करना है, किसी दूसरे देश से हमें कोई ट्रीटी करनी है, तो वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होगा। भले ही सारा प्रोसीजर, सारे रूल्स, सब कुछ डिसाइडेड हों प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, लेकिन नाम किसका लिया जाता है? प्रेसिडेंट का। एंड द प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। मतलब भारत के 3 फोर्सेज हैं। एक है एयरफोर्स, जो मतलब एयर में वर्क करता है, एयरफोर्स। फिर उसके बाद से है नेवल यानी कि नेवी, और फिर उसके बाद से है हमारी आर्मीज, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तीनों का जो सुप्रीम होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट। इसको कमांडर इन चीफ बोलते हैं, ठीक है। एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइजेस द प्रेसिडेंट टू एक्सरसाइज दिस पावर्स एंड द प्रेसिडेंट्स कैन अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर्स बाय ओन विल। मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं डिफरेंट टर्म्स में, डिफरेंट चीज़ों के लिए, डिफरेंट काम के लिए एडवाइस करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और प्रेसिडेंट्स किसको अपॉइंट करती है? प्राइम मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करने का काम करती है। होपफुली इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, प्रेसिडेंट्स में हमने पढ़ लिया। अब हमारे लास्ट जो बॉडी है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, वो है जुडिशरी। जुडिशरी क्या है? तो ध्यान से देखिएगा, ऑल द कोर्ट्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स इन द कंट्री पुट टुगेदर एंड कॉल्ड जुडिशरी। पूरे देश के जो जुडिशियल सिस्टम है, इतने सारे डिफरेंट जुडिशियल सिस्टम्स हैं, उन सभी कोर्ट्स को, खासतौर से सभी कोर्ट्स को जब हम एक साथ लेके आते हैं, चाहे वो कोई लेवल का हो, चाहे वो लोअर लेवल हो या अपर लेवल हो, उन सभी को जब एक साथ लेके आते हैं तो उसको हम बोलते हैं जुडिशरी। यानी कि अगर मैं बोलूँगा जुडिशरी, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। जुडिशरी का मतलब डिफरेंट लेवल के कोर्ट्स सभी उसके अंदर आते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं उन जुडिशरी में? जुडिशरी में होते हैं सुप्रीम कोर्ट्स, जो कि पूरे देश के लिए काम करती हैं। जुडिशरी किसके लिए काम करती हैं? पूरे देश के लिए काम करती हैं, मतलब पूरे देश के लेवल पे वो फैसले लेती हैं। जो हाई कोर्ट्स होती हैं वो स्टेट लेवल पे काम करती हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या लोकल कोर्ट्स होती हैं वो लोकल लेवल पे काम करती हैं, ठीक है। India has an integrated judiciary and the Supreme Court's control of judicial administration in the country। यानी कि क्या कह रहा है कि इंडिया के पास इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है। इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट ऐसे समझ लीजिए एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। एंड इट्स डिसीजंस आर बाइंडिंग टू ऑल अदर कोर्ट्स इन द कंट्री। यानी जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला ले ले तो ऐसे समझ लीजिए कि जितने भी नीचे के जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं, सबको उनकी बात को मानना पड़ता है, ठीक है। एंड ध्यान से देखिएगा, इट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट्स। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट्स हैं, वो क्या करती हैं? वो किसी भी डिस्प्यूट्स को अपने हाथ में लेके उस पर फैसला दे सकती हैं।
या तो अपने हाथ में ले सकती हैं या फिर कोई उनके पास ले जा सकता है। ध्यान से देखिएगा, बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, यानी कि कोई दो सिटीजन्स आपस में लड़ाई कर लिए, उनके बीच के फैसले को सुनाने का काम सुप्रीम कोर्ट करेगी या कोर्ट्स करेंगे। बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट्स, कोई अगर सिटीजन है, अगर उसको गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम है तो वो उनके बीच के भी फैसले लेती हैं, सुनाती हैं, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती हैं। एंड बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, अगर कई दो स्टेट्स आपस में लड़ भिड़ गए किसी भी मुद्दे पे, जैसे मान लीजिए पंजाब से कोई नदी बहती है, हरियाणा में आती है, पंजाब ने क्या किया, उस नदी को रोक लिया, पानी रोक लिया, हरियाणा वाले तो भूखे मर जाएंगे भाई, उनके वहाँ फसल कैसे सिंचाई होगी। तो हरियाणा के लोगों ने अपने सरकार से पूछा, सर हमें पानी चाहिए। सरकार ने बोला, पानी, नदी में पानी नहीं आ रही है क्या? वो बोलेंगे, सर पंजाब वाले ने रोक लिया, अब ये क्या हो जाएगा, ये बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा। हरियाणा की सरकार पंजाब की सरकार से लड़ना शुरू कर देगी, बोलेगी कि आप हमारे स्टेट में पानी भेजो, अब यहाँ पे डिस्प्यूट्स हो जाएंगे और इस डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का काम, रिजॉल्व करने का काम सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो यानी कि दो स्टेट्स के बीच के कन्फ्लिक्ट्स को भी सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व करती है। और बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स लेवल्स गवर्नमेंट्स, यानी कहने का मतलब जब पूरे सरकार और गवर्नमेंट्स के बीच में, यानी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच की भी अगर कोई कन्फ्लिक्ट है, उसको भी रिजॉल्व करने का काम सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। ठीक है, मतलब कोर्ट करेंगे। ठीक है, ओके, ऑलराइट। सो ये इनके कुछ चीजें, लास्ट में मैं कंक्लूड कर दूं। सो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मीन्स इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव इन एनी मैनर। द जजेस डू नॉट एक्ट एज पर द गवर्नमेंट और द पार्टी इन पावर, यानी कि जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या कोर्ट्स के, वो कभी भी किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करती है। मतलब वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब ये हुआ कि वो किसी के कंट्रोल में काम नहीं करती है, चाहे वो लेजिस्लेचर हो या फिर कोई एग्जीक्यूटिव हो। यानी कि चाहे वो लेजिस्लेचर पावर से कोई आ जाए, यानी कोई मिनिस्टर हो या कोई एग्जीक्यूटिव हो, यानी कि गवर्नमेंट का कोई पार्ट हो, उनके अंडर में जुडिशरी काम नहीं करती है, वो इंडिपेंडेंट रहती है। यानी कि वो कोई भी फैसला किसी के दबाव में नहीं लेती है, वो सबूतों और गवाह को मद्देनजर रखते हुए अपना फैसला सुनाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द जजेस डू नॉट एक्ट एज पर द गवर्नमेंट, जजेस ना गवर्नमेंट के हिसाब से काम नहीं करती हैं। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं कि आप इनको सुप्रीम कोर्ट के जज बनाइए या हाई कोर्ट के जज बनाइए। तो ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द कोर्ट्स, राइट? एंड देन लिसन, okay, all right, and listen, ministers, prime minister and the consultation with the chief justice of the supreme court। मैं ये बात अब कंक्लूड कर देता हूं, ध्यान सुनिएगा। फिर से एक बार मैं बताने की कोशिश करूंगा। जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, उनको अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बट कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लिसन, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट से प्राइम मिनिस्टर बात करेंगे कि भाई साहब, सर क्या मैं इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दूं या हाई कोर्ट का जज बना दूं? सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला, हाँ ये बंदा तो एकदम परफेक्ट है, ये क्वालिफाइड है, तो मैं जाऊंगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट से बोलूंगा, सर हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी एडवाइस किया है, उन्होंने कंसल्टेशन में हमें ये एडवाइस किया है कि हमको इनको प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए, प्लीज़ आप इनको, सॉरी प्राइम मिनिस्टर नहीं, मतलब जज बनाना है, तो आप प्लीज़ इनको जज बना दीजिए। तो होता क्या है, इसी तरीके से चीफ जस्टिस के एडवाइस पे, कंसल्टेशन पे प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि आप इनको जज अपॉइंट कर दीजिए, और ऐसे जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। एंड सच जजेस कैन नॉट बी रिमूव्ड अनलेस एन इम्पीचमेंट मोशन इज पास्ड सेपरेटली बाय द 2/3 मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। और जब एक बार अगर अपॉइंटमेंट हो गया किसी भी जज का, तो ऐसे उनको हटा देना आसान काम नहीं होता है, अनलेस कि जब तक वो कोई बड़ी भूल ना कर दें, कोई ऐसा बड़ा गलती ना कर दें, और अगर गलती कर देते हैं तो उनके ऊपर इम्पीचमेंट का काम होता है, इम्पीचमेंट लगाया जाता है,
और उस इम्पीचमेंट की मोशन के थ्रू उनको हटाने का काम किया जाता है। लेकिन याद रहे 2/3 स्पेशल मेजोरिटी लगती है, जो 2/3 ऑफ द मेंबर्स होते हैं ऑफ द हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, इन मेंबर्स के थ्रू ही जब ये लोग इसके अगेंस्ट रहते हैं कि हाँ, ऐसे समझ लीजिए कि इनको हटाना है और ज़्यादा लोग सपोर्ट कर दें कि हाँ इस जज को हटा देना चाहिए क्योंकि इन्होंने मिसकंडक्ट किया है, तब वो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस को हटाया जा सकता है, या फिर अपना टर्म वो पूरा कर लें, अपना एज क्वालिफाई कर लें। जैसे एक होता है ना कि इतने साल के बाद आपको कोर्ट से हट जाना है, रिटायरमेंट लेना है, तब तो हट जाएंगे, लेकिन बीच टर्म में उनको नहीं हटाया जा सकता जब तक कि वो बड़ा कोई गलतियां ना कर दें। तो इस तरीके से हमारा जुडिशरी का सिस्टम समझ में आ रहा होगा। और लास्ट में हम जुडिशरी के पावर को डिस्कस करेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा, द अल्टीमेट पावर ऑफ इंटरप्रेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का काम सुप्रीम कोर्ट करती है, यानी कि कोई कानून बन रहा है, कानून अगर कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं बन रहा है, सरकार कानून लेके आ रही है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ये मेंशन है कि ऐसे कानून आने चाहिए, ऐसे कानून नहीं आने चाहिए, और अगर कहीं गलती से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कानून नहीं बन रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होगी जो कि इंटरप्रेट करेगी कि हाँ ये गलत कानून बन रहा है, उस कानून को हटा दिया जाएगा, फिर कानून वो नहीं बनेगा। द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग legislation acting executive authority can be through determined by them and through judicial review process। मैंने यही बताया अभी, यही जस्ट मैंने दोनों मिला दिया एक साथ, कि एक तो मैंने ये बता दिया कि इंटरप्रेट करने का काम, यानी कि कोर्ट ही ऐसी होती है जो क्या करती है, इंटरप्रेट करती है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको समझने का काम करती है, उसको एक्सप्लेन करने का काम करती है, और दूसरा उसकी वैलिडिटी को भी बताती है कि क्या ये कानून सही है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करती है जुडिशियल, ये पावर होता है जुडिशियल का। ठीक है ना, जुडिशरी सिस्टम का हमारे इंडियन। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, इंडियाज रूलिंग द बेसिक स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट इजिली बी चेंज्ड बाय द पार्लियामेंट। जो हमारे जुडिशियल सिस्टम, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारे जो लोगों के बेसिक राइट्स हैं, जो बेसिक चीज़ें, जो बेसिक डिस्कस किए गए हैं, बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें पॉलिसी फॉर्मुलेशन में ध्यान में रखना होता है, उसको हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसको कोई भी पार्लियामेंट छेड़खानी नहीं कर सकती है। आपको जीने का अधिकार है कि नहीं है, है ना? तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि राइट टू लाइफ। अब उसको कोई अगर उसको कानून, उसके साथ कानून में छेड़खानी करे, ये कह दे कि नहीं आपको जीने का अधिकार नहीं है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है और इसके साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। और ये इसको इंटरप्रेट करने का काम कौन करती है? जुडिशरी। द इंडियन जुडिशरी इफेक्टिवली सर्व्स एज द अल्टीमेट गार्जियन ऑफ द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। और हमारा गार्जियन कौन होता है? हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके गार्जियन कौन होता है? जुडिशरी होती है। हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेट ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई इसे ख़त्म ना करे, उसका काम कौन करता है? उसको प्रोटेक्ट करने का काम हमारी इंडियन जुडिशरी करती है, इसीलिए हम अपने गार्जियन के रूप में देखते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट litigation, if public interest is severally hurt by the actions of the government, then the general public can immediately approach the judiciary directly। यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे पूरे देश को नुकसान पहुंचाती है, कोई ऐसी कानून, कोई ऐसी व्यवस्था, कोई ऐसी चीज़, फॉर एग्जांपल अभी दिवाली का सीज़न है, आज दिवाली है। सबसे पहले मैं आप सभी को एक बार दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ठीक है, तो अभी इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं ये बोल रहा हूं कि मान लीजिए आज दिवाली है, ठीक है, और इस दिवाली को अगर ढेर सारा पॉल्यूशन फैला दिया जाए, चाहे किसी भी तरीके से, पटाखों से या फिर किसी भी दूसरे मीन से, तो ये ढेर सारे लोगों के लिए क्या होगा? ये उसके हेल्थ पे प्रभाव पड़ेगा, किसी भी आदमी के हेल्थ पे प्रभाव पड़ेगा। और ये जो हेल्थ के ऊपर प्रभाव पड़ेगा वो मेरे अकेले की बात नहीं है, मैं पूरे देश के लिए बात करूंगा। अगर मैं माइक पे आके ये बोलना शुरू कर दूं कि ये पोल्यूशन पूरे देश को नुकसान पहुंचा रहा है, कृपया इसको रोका जाए, तो ये मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, इसी को बोलेंगे पब्लिक इंटरेस्ट।
पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब मैं अपने लिए नहीं बात कर रहा हूँ, मैं पूरे समाज के लिए बात कर रहा हूँ। इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट में एक लिटिगेशन में लेके जाऊंगा, कहाँ पे? सीधे सुप्रीम कोर्ट में, और ये सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सुनेगी। समझ में आ रहा है? ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया था पोल्यूशन वाला, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिससे ये होता है कि पब्लिक इंटरेस्ट को लॉस होता है। इसके लिए हम एक लिटिगेशन लेके जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसे सुनती है और तुरंत फैसले ले लेती है। तो इसका मतलब ये हुआ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को भी वो डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकते हैं और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो हो गया हमारे ये सारे पावर्स। नाउ हमारा पूरा चैप्टर नंबर 4 क्या हो गया? कम टू एन एंड, यानी कि समाप्त हो गया। स्टूडेंट्स, इन सब चीज़ों को आप प्रॉपर तरीके से, इस लेक्चर्स को प्रॉपर तरीके से 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, इस लेक्चर को अच्छे से देख लीजिएगा, और ज़रूरत पड़े तो आप नोट्स बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई विल ट्राई कि मैं प्रॉपर इसका जो PDF है मैं उसको डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं दे दूं, और अगर नहीं दे पाऊँ तो काइंडली आप मुझे कमेंट में ये बता दीजिएगा, देन मैं दूसरे मीडियम से मैं आपको इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ बने रहे। काइंडली आप कोशिश करिएगा कि इस पूरे जो मैंने क्लास लिया उसको ध्यान से देखिएगा, और अगर कहीं कोई भी छोटी मोटी अगर त्रुटि हो गई हो तो काइंडली इसको अभी पहला क्लास समझ के इसको आप प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। आई विल ट्राई कि इससे बेटर मैं कंटेंट क्रिएट करूं आपके लिए और आपको अच्छे से समझा सकूं। सो थैंक यू सो मच, पेशेंसली आप सुने हमारी सारी लेक्चर्स को, और काइंडली मुझे सपोर्ट करना, मतलब इस आपके अपने कोचिंग सेंटर एस्पिरेंट एजुकेशन को सपोर्ट करने का काम करिए। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ थोड़ा सा 1-2 वर्ड्स इसके बारे में लिख दीजिएगा ताकि मुझे अप्रिसिएशन मिल सके। इसीलिए मैंने लिखा है कि अप्रिशिएट आवर एफर्ट्स। तो थैंक यू सो मच।